देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक 808, दिन शनिवार, तारीख 9 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में है आदरणीय श्री एडवोकेट अशोक शर्मा जी, जो उनका विषय है आज का आयकर की मूल बातें और आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों पर चर्चा। बेसिक ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स एंड डिस्कशन ऑन प्रोविजन ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब हैं, जो कानपुर कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा दो शब्द आदरणीय अशोक शर्मा जी और हमारे टीसीएस और टीडीएस के विषय में बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस टाइम टीडीएस और टीसीएस बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। आदरणीय भदौरिया साहब। स्वाध्याय और चिंतन के आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए विशेष रूप से अशोक जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आयकर के जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के प्राविधान हैं, उनके प्रति हमारे समस्त टैक्स पेयर्स को और अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स को अच्छी तरीके से उसकी बारीकियों से जागरूक करना चाह रहे हैं। उसके प्रति उनके जो नए प्रोविजन आए हैं उनके प्रति, और जो विशेष रूप से हमें प्रत्येक समय में अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर एक टैक्स के कलेक्शन की और डिडक्शन करके उसको पे करने की गवर्नमेंट अकाउंट में सीमाएं रखी गई हैं। और अगर सेंसिटाइज्ड नहीं है हमारे टैक्स पेयर्स, तो अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कि उसका बेनिफिट बाद में नहीं मिलता और फिर हम लोग सब सिस्टम को दोष देते हैं। तो मैं बहुत हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, थैंक्स देना चाहता हूँ कि जो ये प्रोसेस है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कलेक्शन की, उसमें जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे मेन स्टेक होल्डर्स हमारे टैक्स पेयर्स, दूसरे हमारे जितने भी काउंसिल्स हैं, एडवोकेट्स और सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और फिर गवर्नमेंट के अधिकारी और कर्मचारीगण। हम सारे तीनों लोग जो पायदान है मिलकर के इस सरकार को और देश के विकास में जो भी धन संग्रह है, कर संग्रह है, उसको समुचित रूप से करें। चाणक्य के इन शब्दों में कि सबसे उतना ही लिया जाए, जैसे कि एक मधुप अर्थात भौरा जो है वो पुष्पों से इस तरह से सुगंध लेता है कि वो फूल की शोभा और उसकी सुगंध बनी रहे, और साथ में उसका जितना आवश्यक रस है वही ले लिया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स लिए जाते हैं वो इतना सुंदर ढंग से लिए जाए कि टैक्स पेयर्स को कोई तकलीफ भी ना हो, और सरकार को भी जितनी विकास योजनाएं हैं उनके लिए समुचित रूप से धन मिल सके। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आज, और स्वाध्याय और चिंतन में इस तरीके के उपयोगी कार्यक्रमों को शामिल करने की आदरणीय ए के शर्मा जी की एक लंबी श्रृंखला रही है। और इसमें इन्होंने डॉक्टरों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एडवोकेट्स को, बौद्धिक जनों को, जो आध्यात्मिक विषयों पर और जितने हमारे जरूरी विषय हैं, स्वास्थ्य है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब के लिए जो तरह तरह के उपयोगी टॉपिक्स को चुन करके, और उसमें वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जो अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं और बहुत ही मैग्नानिमस हैं अपने चिंतन में, और ऐसी अनुभव भी बताते हैं, शेयर करते हैं, जिसको उपयोग में लाने से गवर्नमेंट लाभान्वित हो सकती है, टैक्स पेयर लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं हृदय से आभारी हूँ, प्रसन्न हूँ और खुशी है, और मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम इस तरीके से आगे बढ़ता रहे और सब लोग सुनते रहें, लाभान्वित होते रहें। थैंक यू। सही, हाँ, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्री अशोक कुमार शर्मा साहब से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय अशोक कुमार शर्मा। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ और कमिश्नर साहब को, भदौरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपने बहुत ही सुंदर शब्द प्रस्तावना के रूप में दिए। अरविंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हु हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गिव ए लिटिल डेलिवेशन ऑन द सब्जेक्ट। हमारे बीच में पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह राणा जी भी हैं दिल्ली टैक्स बार से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आरसी तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ, पंचाल साहब को देख पा रहा हूँ, अशोक कुमार सिकरी जी को देख पा रहा हूँ। और अरविंद जी, आपका जो प्रयास है, जो बता रहे थे सर, बता रहे थे कि आपका जो प्रयास है निसंदेह उसको आई सल्यूट, आई पर्सनली सल्यूट। हमने बहुत लोगों को देखा है, और आपका 807 डेज विभिन्न आयामों पे आपने चर्चा कराई इस मंच के माध्यम से, और ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे भी इसको अपलोड करते हैं, इतना आसान नहीं है, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आज का सब्जेक्ट सर मेरे को दिया गया है कि बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस और टीसीएस के जो प्रोविजंस हैं। मेरे को निवेदन ये किया गया था, अरविंद जी ने मेरे को आदेश ये दिया था कि टॉपिक ज्यादा टेक्निकल ना रहे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बाहर से भी, जो आम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो भी इसको ज्वाइन करती है। टॉपिक ज्यादा टेक्निकल ना हो पाए,
उस चीज का ध्यान में रखते हुए चुनाव किया गया था आज के टॉपिक का। और आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस रिटर्न का क्या प्रावधान है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स। तो वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू अलोवर्ट ऑन द टॉपिक। सर, इसके अंदर सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक बड़ा ही कॉमन इशू रहता है कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स की, बहुत लोगों ने, हम इतने इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर कई बार हम देखते हैं जब आईटीएटी में अपील करते हैं या किसी हायर फोरम में जाते हैं तो कई बार वहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट इज द प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 234 में इनकम टैक्स में ही दी गई है, और जो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है वो सेक्शन 29 इनकम टैक्स में दी गई है। असेसमेंट ईयर को क्या बोला गया है? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। तो जो 12 महीने का पीरियड है वो हमारा असेसमेंट ईयर माना जाएगा। कौन सा असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर में क्या होता है? असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स पे करते हैं। फाइनेंशियल ईयर की जो कमाई होती है, जो इनकम होती है फाइनेंशियल ईयर की, उस पर जो टैक्स दिया जाता है वो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। प्रीवियस ईयर को क्या बोला गया है? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 223 में जैसे मैंने आपको बताई, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है? जो असेसमेंट ईयर से इमीडिएट जो ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर में गिना जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर जाता है। ये अवधारणा इनकम टैक्स में चली हुई आ रही है, इनकम टैक्स की प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। एक और छोटी सी बेसिक बात मैं अब डिस्कस करना चाहूंगा कि आप जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी रेट डिफाइन नहीं है कि किस रेट से टैक्स लगेगा। ऐसा माना जाता है कि लोग जो, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट है तो नेशनल एक्ट वहाँ पे लिखे होंगे रेट, कि ओपी पे क्या लगेगा, एचयूएफ पे क्या लगेगा, कंपनी में क्या लगेगा, तो कोई रेट इनकम टैक्स में कहीं भी डिफाइन नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात मैं करता हूँ। इनकम टैक्स के जो रेट आते हैं वो आते हैं फाइनेंस एक्ट से। जो फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है कि किस स्लैब में कौन सी इनकम पे क्या टैक्स लगेगा। तो ये डिफरेंस है फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट जो उसकी मशीनरी है वो प्रोवाइड करता है हमारे को, और फाइनेंस एक्ट हमारे को प्रोवाइड करता है कि आपको किस चीज पे कितना टैक्स लगेगा। जो इनकम टैक्स की मशीनरी प्रोविजंस है हमारे को बताता है, गवर्न करता है फाइनेंस एक्ट के उसके प्रोविजंस को किस तरीके से होगा। सेक्शन 4 इनकम टैक्स का है, वो चार्जिंग सेक्शन है। ये दोनों में लिंक है, फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में। अब होता क्या है राणा साहब, कि जो इनकम होती है वो अगले साल टैक्स देते हैं हम लोग। 31 मार्च 2020 की सपोज इनकम है या 22 की इनकम है, 31 मार्च 2023 की इनकम है, उसके ऊपर टैक्स कब देंगे? अगले साल। और जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज हो गई या सर्विस टैक्स हो गया, वहां पे क्या होता है, जैसे हमने सप्लाई ली उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो सिर्फ इनकम टैक्स एक ऐसा है जो हमारे को एक साल की मोहलत, सपोज मैंने 1 अप्रैल 2022 को इनकम कमाई है तो उसका टैक्स मेरे को 12 महीने ग्रेस पीरियड के बाद अप्रैल में जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा उसके वहां पे मेरे को टैक्स देना है। तो एक बड़ा बैकलॉग सा बन गया था कि ये तो यार ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि आज इनकम किसी ने की है और उसका टैक्स पे किया नहीं, और जब तक असेसमेंट का टाइम आया जब तक एसएससी मिला नहीं, या एसएससी की हालत ऐसी नहीं थी कि वो टैक्स दे पाए। तो उस संदर्भ में टीडीएस का प्रोविजन लेके आया गया कि ऐसे करें कि टीडीएस पे इनकम टैक्स ले लें, कि जहां उसकी इनकम होती है वहीं उस पर थोड़ा सा अमाउंट कुछ तो टैक्स ले लें, जिससे कल को वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना कर पाया, कुछ नहीं पाया, सरकार के पास उस पर कुछ हमारा टैक्स आ जाए। इस अवधारणा के साथ इनकम टैक्स को लाया गया और टीडीएस को लेकर आया गया। टीडीएस के लिए प्रोविजंस सारे के सारे उसमें है कि किस तरीके का हमारा टीडीएस कटेगा, किस पे कटेगा, कितना कटेगा, कैसे कटेगा। उसके अंदर एक सेक्शन 4 आता है, उसमें लिखा हुआ है, व्हेन एन सेंट्रल एक्ट enacts the income tax act shall be charged for any assessment year any rate of tax, income tax at the rate or those rates which shall be charged for that in accordance with the and subject to the provision including provision levy of additional income tax of this act.
ये इसका जो चार्जिंग सेक्शन है टीडीएस का, यहाँ से हमारा एडवांस टैक्स का और टीडीएस का हमारे पास प्रोविजंस आके लेके आए थे। टीडीएस का जैसे मैंने आपको बताया 3 उद्देश्य लाने के थे। एक उद्देश्य था कि रेवेन्यू सोर्स पे कट जाए, हमारा मिल जाए। एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है। दूसरा कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, पे एज यू अर्न। जैसे ही आप पे करते हैं, अर्न करते हैं, वैसे ही आप पे कर दें। ये सब प्रोविजन सुरेश अग्रवाल जी हमारे बीच में, सेक्रेटरी सेल टैक्स बार से। सर आपका हार्दिक अभिनंदन सुरेश जी। सुरेश जी आपने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को जी। तो अरविंद जी, इसके अंदर इनकम टैक्स जब एक्ट की हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में हम मोटा मोटा देखते हैं तो इसके 23 चैप्टर हैं, 23 चैप्टर है। और चैप्टर 10, 15, 16, 17 भी एक चैप्टर है, वो सारा टीडीएस को कवर करता है इसको, कि टीडीएस कैसे होंगे। और उसके सेक्शन है 192 से लेके 196 डी तक। जो सेक्शन 197 से 197 ए है वो हमारे लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है, किस तरीके से हम लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 198 से लेके सेक्शन 206 बी तक ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है, जिसमें बताया जाता है किस तरीके से आपको रिटर्न फाइल करनी है, किस तरीके से आपको टैक्स जमा कराना है जो टीडीएस आपने काट लिया है, किस तरीके से आपको अगर जो आपने पेमेंट नहीं जमा कराई तो उसके प्रोविजंस क्या होंगे, पेनल्टीज क्या होंगी। ये सब के सब जो सेक्शन है वो 198 से लेके 206 डी तक है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ टैक्स का रखा गया। कलेक्शन ऑफ टैक्स के अंदर भी ये अवधारणा रही। उसके कलेक्शन ऑफ टैक्स के सेक्शन है 206 से लेकर 206 तक। वो हमें बताते हैं किस तरीके से कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स करना है। बहुत लिमिटेड चीजों पे कलेक्शन होता है सोर्स पे। कलेक्शन ऑफ सोर्स में और कलेक्शन ऑफ टीडीएस में, दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है कि टीडीएस इनकम पे कट जाता है और कलेक्शन ऑफ सेल्स सोर्स वो एट सोर्स है। वो आपको, जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको वहां काट लेते हैं टीसीएस, या कोल माइंस पे टीसीएस कटने लगा है, या तेंदुए पत्ते, बड़ी चीजें उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें हैं कि उसके ऊपर टीडीएस कहाँ लगेगा टीसीएस। टीडीएस के बारे में एक बात और है कि टीडीएस क्या होता है कि टीडीएस आपको जैसे किसी ने काट लिया, रिटर्न फाइल करेगा, फिर वो आपके रिटर्न के अंदर आएगा 26 डेज के अंदर, फिर वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको देखना है कि आप टीडीएस रिटर्न उसकी फाइल हो जाए। उसके अंदर भी अब नया प्रोविजन, अरविंद जी एक नया प्रोविजन आपने देखा है कि अभी पैन नंबर नहीं है तो क्या होगा, किसी का पैन नंबर गलत है तो क्या होगा, या अब आ गया किसी का पैन नंबर लिंक नहीं है। मान लो किसी ने पैन नंबर लिंक लिया हुआ है, टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी और उसका पैन लिंक नहीं है, तो उसके अंदर एक प्रोविजन ये आ गया कि जी आपको टैक्स हायर रेट पर काटना है। कितना हो सकता है वो हायर रेट? वो रेट होगा 20% के हिसाब से। तो जितने भी असेसिस हैं वो ध्यान रखें कि अपना जो पैन है उनका वो अपना आधार कार्ड से जरूर लिंक करा लें। आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद आप इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स की साइट पे अपना पैन लिंक कर लें। बैंक अकाउंट भी अपना लिंक करके चलें, क्योंकि अगर जो टीडीएस उसके अंदर नहीं है टीडीएस में आपका, तो उसको उसको लायबिलिटी मिल जाएगी 20% काटने के लिए। उसने लिखा हुआ है कि दैट इन केस द पर्सन हु टैक्स इज डिडक्टेड एंड द चैप्टर डज नॉट प्रोवाइड द पैन, then the payer is required to deduct tax at the rate higher of the following। तीन में से एक है, कौन कौन सा है? रेट प्रोवाइडेड अंडर द एलिमेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो रेट कटा हुआ है वो, या एट द रेट और रेट इन फोर्स जो लागू हैं, नहीं तो 20%। तो ये एक बड़ी बड़ी समस्या है। इसके अंदर जितने भी पैन होल्डर्स हैं वो ध्यान रखें इस बात का कि अपना आप जरूर पैन लिंक करा लें। पैन नंबर को आधार से लिंक होना चाहिए, पोर्टल पे रजिस्टर होना चाहिए, पोर्टल पे भी आपको लिंक कराना है। ऐसे ही 206 सी में प्रोविजन है, उनमें भी यही बोला गया है कि आपको अगर जो टीसीएस काटना है, अब सेल परचेज में भी टीसीएस के प्रोविजन आ गए 206 के अंदर, वहां भी उन्होंने कह दिया है कि जितना टीडीएस कटना है उसका डबल कटेगा या 5% जो भी हायर है इसको आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी टीडीएस होते हैं अरविंद जी, उन सब पे पैन नंबर लेना पड़ता है, टैन नंबर। अगर जो आप किसी का टीडीएस काट रहे हैं तो आपको टैन नंबर लेना आपको जरूरी होता है। कुछ स्थिति ऐसी भी हैं
जिसमें 10 नंबर की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी आप टीडीएस काट सकते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? ऐसी परिस्थितियां हैं, नंबर 1, जो आप प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटते हैं, उस पर आपको 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे अरविंद जी जो टीडीएस काटते हैं, सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि आपको टीडीएस नंबर नहीं लेना है। सरकार ने एक प्रोविजन ऐसा बना दिया है, उसके अंदर 194 IA सेक्शन है, इसमें पेमेंट होता है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का। 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर जो कोई पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस काट के देना पड़ता है, जिससे वो मकान खरीदता है उसका। सरकार ने इजी रखने के लिए इस पे 10 नंबर की आवश्यकता को खत्म किया हुआ है। आप सीधा का सीधा 10 नंबर के बिना भी टीडीएस काट सकते हैं। दूसरा, एक नया प्रोविजन आया है अरविंद जी, रेंट का। रेंट को जो टीडीएस करता है 194 IB में, जिनका 50,000 रुपए से ज्यादा का पर मंथ का रेंट है, अगर जो वो टीडीएस काटते हैं उनको भी जरूरत नहीं है 10 नंबर लेने के लिए। वो 194 IB में पेमेंट ऑफ रेंट अबाउट ₹50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ by specified individual and HUF as they are not required to take 10 number under section 203A। तो ये दो प्रावधान ऐसे हैं कि जिसको बिना 10 नंबर के भी आप टीडीएस उनका काट सकते हैं। थोड़ा सा टीडीएस के ऊपर देख लेते हैं कि टीडीएस किन किन चीजों के ऊपर कटता है। सबसे पहले आती है उसमें सैलरी, उस पर टीडीएस आपको काटना है, उसका सेक्शन है 192। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, उसका सेक्शन है 193। उसके बाद आता है डिविडेंड, उसका सेक्शन है 1150। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, उसका सेक्शन है 194A। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है, उस पर टीडीएस करता है 194B में। हॉर्स रेस आप सब जानते हैं, उसको 194BB में करता है। और सबसे जो लिटिगेशन वाला मुद्दा है वो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। जितने भी झगड़े टीडीएस के अंदर होते हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स के उस पर होते हैं कि पेमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स एक ऐसी क्लास है जिसमें इसका सबसे ज्यादा वॉल्यूशन होता है टीडीएस का, तो ये स्पेशल प्रोविजन बनाएगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर 194C में। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर टीडीएस करता है सर। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, उसके ऊपर टीडीएस करता है। एनएससी का कुछ प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर भी टीडीएस करने लगा है। रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड है, उस पर टीडीएस करता है। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, उस पर कमीशन टीडीएस करता है। कमीशन और ब्रोकरेज, ये भी एक बहुत ज्यादा व्यापार में चलता है, कमीशन भी और ब्रोकरेज भी 194H सेक्शन लगता है सर इसके ऊपर। इस पर भी माल को टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बनती है। रेंट है, सेक्शन है उसका 194I, इसके ऊपर रेंट के ऊपर काटना है हमारे को। टीडीएस ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे 50 लाख रुपए वाली, सेक्शन 194IA के अंदर आपको टीडीएस इसके ऊपर काटना है। पेमेंट ऑफ रेंट बाई सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड HUF, जो अभी 50,000 रुपये महीना वाली बात कर रहे थे, ये वो रेंट है सर। जो रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और उसको कोई इंडिविजुअल दे रहा है, क्योंकि कंपनी और पार्टनरशिप फर्म तो ऑलरेडी टीडीएस काटती है जिनका ऑडिट होता है, ये वो क्लास है जिनका ऑडिट नहीं होता। उसके लिए सेक्शन बनाया गया कि 50,000 रुपए से अगर जो आप ज्यादा पेमेंट करते हो किराए की, तो आपको टीडीएस काटना है। 194IB सर उसका सेक्शन है। उसके बाद फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, ये भी थोड़ा लिटिगेशन का मुद्दा है कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत, इट इज ए वेरी थिन लाइन। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं नहीं जी ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, 2% टीडीएस काटेंगे। डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी ये टेक्निकल सर्विसेज है, आपको 10% काटना है। तो ये 194J के अंदर आती है सारी चीजें। प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज का आपको जो टीडीएस काटना है वो 194J में काटना है। इमोल प्रॉपर्टी आपकी एक्वायर होती है किसानों की, वहां टीडीएस करता है, उसके अलग प्रोविजन है। 194LS सेक्शन लगता है, कहीं कहीं वो एग्जाम्प्ट भी है। ये भी बड़ा लिटिगेशन वाला मुद्दा है। कई स्टेट्स के अंदर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अलग है, बाकी स्टेट्स के अंदर अलग है। इस पर कभी चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर लैंड के एक्विजिशन पे क्या प्रोविजन आते हैं और कहाँ का हमारे को एग्जाम्पशन है एग्रीकल्चर लैंड पे और कहाँ का एग्जाम्पशन नहीं है। जो अथॉरिटीज होती हैं ज्यादातर टीडीएस काट लेती हैं,
वो हमारे को देखना है कि किस पे जो एग्रीकल्चर लैंड कंपनसेशन एक्ट है उसके अंदर हमारे को कहीं का एग्जाम्पशन मिली हुई है, वहां हम उसको इनकम को एग्जाम दिखा के वो टीडीएस सारा का सारा रिफंड हम ले सकते हैं। अथॉरिटी जो है, जो कंपनसेशन जब मिलता है तो उसको टीडीएस काट ही लेती है 194L के अंदर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर टैक्स लगता है, पर एक सेक्शन है 195, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां वहां भी उन्होंने टीडीएस के प्रोविजंस लगा दिए हैं। फॉरेन करेंसी का हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ये मोटे मोटे सब कुछ प्रोविजंस हैं, और ये प्रोविजंस करीब करीब आप ये समझ लीजिए 22-23 प्रोविजंस हैं, इंसिडेंट ऐसे हैं जहां पे हमारे को टीडीएस काटना है। तो सरकार इसको दिन पर दिन बढ़ाती जा रही है। बढ़ाने का पर्पज यही है कि पेमेंट सरकार के पास पहले आ जाए, सरकार को पूरा एक साल का इंतजार ना करना पड़े कि अब प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, कब साल खत्म होगा, कब वो रिटर्न फाइल करेगा, कब हमारे पास टैक्स आएगा। तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करने के लिए और रिकवरी को फास्ट करने के लिए सरकार ने टीडीएस के प्रोविजंस लेके आई थी, और इसके अंदर हर साल कोई ना कोई एडिशन हो जाती है। डिलीशन तो कोई आज तक हुई नहीं, अरविंद जी, जब से एक्ट आया है एडिशन ही हुई है। पहले 7 चीजें थी, फिर 9 हुई, फिर 11 हुई, फिर 13 हुई, और इसके साथ ही टीसीएस के प्रोविजन भी सरकार लेके आ गई। सबका इनका एक ही उद्देश्य था कि इनकम टैक्स की रिकवरी टाइम बाउंड मैनर में हो जाए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि डिडक्शन हमारे को कब करनी है और उसकी हमारे को पेमेंट कैसे करनी है। जो सेक्शन है मैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्शन प्रोवाइड फॉर डिडक्शन टू बी मेड एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, आइदर क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले आता है उसमें आपको टीडीएस काटना है। या तो आप किताबों में क्रेडिट कर लेते हैं जब उसको टीडीएस काट लेना है, या पेमेंट कर देते हैं जो भी अमाउंट आपका पहले है। सपोज मैंने आज फीस दी, एडवोकेट का मैंने बिल दे दिया, या मैंने बिल नहीं दिया, मेरे को पेमेंट ही मिल गई है, अभी मैं बिल नहीं दे पा रहा, तो मेरे को टीडीएस पेमेंट के टाइम पे कट जाएगा। चाहे बेशक मैं बिल आप उसका बाद में दूं, किताबों में बिल की एंट्री चाहे बाद में आए, आपको जो है टीडीएस काटना है इन दोनों में से जो भी पहले है, वेदर इट इज द क्रेडिट डेट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में कई बार चर्चा होती है कि मोड ऑफ पेमेंट कैश पे करते हैं तो टीडीएस ना काटे जी। उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यू पे कैश, और चेक और डिमांड ड्राफ्ट कोई भी देंगे आप, आपको टीडीएस काटना ही काटना है। ऐसी कोई इसमें एग्जाम्पशन नहीं कि आपने कैश में पेमेंट कर दी, कई छोटे दुकानदार होते हैं नहीं जी हमने कैश में पेमेंट कर दीजिए टीडीएस क्या काटना है, ऐसा नहीं है। टीडीएस के प्रोविजन अलग है, कैसी भी पेमेंट करोगे आप तो आपको टीडीएस काटना है। सैलरी के लिए अरविंद जी थोड़े प्रोविजन अलग है टीडीएस के लिए, कि सैलरी पे टीडीएस किस तरीके से करता है। बाकी सब पे स्पेसिफाइड रेट है टीडीएस का, 5%, 2%, 1%, जो भी रेट लिखे हुए हैं उस हिसाब से टीडीएस कट जाता है। पर जब सैलरी की बात आते हैं कि सैलरी पे टीडीएस कैसे कटेगा, तो सैलरी के प्रोविजंस बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहली बात तो सैलरी की मैं अरविंद जी आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को शायद इसकी जानकारी होगी भी, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। सैलरी की जो पेमेंट है टीडीएस, वो हमेशा पेमेंट पे करता है। सैलरी कभी ड्यू टीडीएस नहीं करती, बाकी सारे ड्यू पे भी कर जाते हैं। सैलरी सिर्फ ऐसा एक सब्जेक्ट है जो पेमेंट है जो करेंगे। सपोज किसी को 2 महीने की सैलरी इकट्ठी मिली है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने 2 महीने की सैलरी इकट्ठी दी है, तो मेरे को 2 महीने की सैलरी जब मैं दूंगा जब टीडीएस काटना है, ना कि जो 1 महीने की मेरी ड्यू हो गई है उस पर हम टीडीएस काट के जमा कराएंगे। सैलरी की जो पेमेंट है टीडीएस की, वो आपको पेमेंट बेसिस पे टीडीएस करता है। उसकी वजह क्या है कि सैलरी की जो कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है कि मैं सैलरी पे कितना टीडीएस काटूंगा। सैलरी का जो टीडीएस करता है वो इस तरीके से करता है राणा साहब, कि इसके अंदर हम सैलरी जितनी भी आती है उसको एक बार देख लेते हैं। एक एम्प्लॉयर से हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं क्या क्या का आपकी उसके अंदर वो है, आपकी डिडक्शन है, क्या आप डिडक्शन लेना चाहते हैं। एम्प्लॉय बता देता है कि मेरे चैप्टर 6A में, 80C में, 80D में मेरी ये डिडक्शन हैं। एम्प्लॉय हमारे को बता देता है। अगर जो कोई उसने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट लिया हुआ है तो भी हमारे को बता देता है कि जो हाउसिंग लोन मेरा चल रहा है इसके हिसाब से जो है ना मेरा इतना मेरे को डिडक्शन मिलने चाहिए, वो भी हमारे को बताता है। और दूसरा, उसने कोई अगर जो अदर इनकम है, अगर जो एम्प्लॉय हमारे को अब तो कंपलसरी कर दिया है कि एम्प्लॉयज को अदर इनकम बतानी चाहिए एम्प्लॉयर को,
पहले लोग बताते नहीं थे, अब अदर सोर्सेज की इनकम है, एफडीआर की है, किसी की है, तो एस्टीमेट एक निकाल लेते हैं कि इसका साल में इतना इनकम टैक्स बनना चाहिए। सपोज साल में उसका 2 लाख रुपए इनकम टैक्स बना है अंदाजा, तो उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 12 से डिवाइड करके उसकी सैलरी में से काटते रहते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो लास्ट वाली सैलरी में से काटते रहते हैं। ये सैलरी का प्रोविजन है। बाकी सबके स्पेसिफाइड रेट है। इसका सैलरी का आपको सेक्शन 192 है, इसमें आपको जो टीडीएस काटना है वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पूरे ईयर को 12 से डिवाइड करके उसको मंथली टीडीएस इनकम टैक्स काट लेना है उसके अंदर। एम्प्लॉयर से आपको सर्टिफिकेट लेकर जरूर रखना है। फॉर्म 12BB, फॉर्म रूल 26 इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। 2 जॉब के अंदर है तो आपको बता देगा कि एम्प्लॉय की मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के आया हूँ, दैट इज हिज ड्यूटी, उसको भी आप इनकम को ऐड करके उसका टीडीएस काटेंगे। तो ये टीडीएस के अंदर आपको खास देखने वाली बात है सैलरी वाले। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो काट लेगा, जैसे भी स्लैब के हिसाब से वो होगी, वो सैलरी के हिसाब से वो इनकम वो टीडीएस काटेगा। प्रिक्विजिट्स इसके अंदर है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। प्रिक्विजिट्स इसके अंदर आती हैं, कौन सा इंप्लीमेंट जुड़ती हैं, कार है नहीं है, उसको लेना है कैसे लेना है, वो इसके अंदर अलग से प्रावधान है। इसके लिए एरियर पे मैंने आपको बता दिया। पीपीएफ पे भी कई जगह टीडीएस कटने लगा है। कम्युनिटी बैलेंस जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का होता है उस पर भी टीडीएस कटता है, और उसकी लिमिट 50,000 रुपए से उसकी ज्यादा है, तो ये कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर वो नहीं है। उसके बाद सैलरी के बाद आता है सर सेक्शन आता है 194 है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये है बैंक वाला, जो बैंक से हमारे को इंटरेस्ट मिलता है अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब हो गया ब्याज जो हमारे को मिल रहा है। सेक्शन अप्लाइज टू ऑल पर्सन रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हु आर नॉट कवर्ड बाय ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB हु पे इंटरेस्ट अदर देन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर जो 194 के अंदर इंटरेस्ट देते हैं, हमने किसी को ब्याज दिया है, तो आपको सबको उस पर भी टीडीएस काटना है जो ब्याज दे रहा है। जैसे बैंक हमारे को ब्याज देता है, बैंक भी टीडीएस काटेगा। हम किसी को ब्याज दे रहे हैं, फर्म को ब्याज दे रही है, वो भी टैक्स काटेगी। बस इसके अंदर 2 लोग कवर नहीं होते हैं। 2 लोग कौन कौन से हैं, एक तो एचयूएफ और इंडिविजुअल जिनका ऑडिट नहीं होता है, उन लोगों को इस पे टीडीएस नहीं काटना है। बाकी सब लोगों को जो ब्याज की पेमेंट होती है टीडीएस की, जो उस पर टीडीएस आपको काटना है। इंटरेस्ट अगर जो अपनी किताबों में आप दिखाएंगे और आपका ऑडिट होता है इनकम टैक्स में, तो आपको टीडीएस काटना है। और इनकम अगर जो आपका ऑडिट नहीं होता है, आप छोटे व्यापारी हैं, तो आपको उस पर टीडीएस नहीं काटना है अगर जो ऑडिट आपका नहीं होता है। रेट एप्लीकेबल है। छोटी पेमेंट है उसके लिए 10,000 रुपए तक का उन्होंने किया हुआ है कि आपको नहीं काटना है। 5,000 रुपए तक के 10,000 रुपये सीनियर, 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए बैंक में है, अब कर दिए हैं। 10,000 रुपये दूसरे लोगों के लिए है। इसके अंदर हमारे को अमाउंट बैंकिंग कंपनीज को तो छूट दी गई है। बैंकिंग कंपनी जो इंटरेस्ट देती हैं, उस जिसको बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट दे रहा है उसको टीडीएस आपको नहीं काटना है। पर इसमें अरविंद जी एक है इसके अंदर, जो एनबीएफसी होती हैं, एनबीएफसी को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एनबीएफसी की जो पेमेंट है उन पे जरूर टीडीएस आपको काटना है। ये एक बढ़िया गंभीर मुद्दा है कि लोग इस पे एनबीएफसी पे जो इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उस पे टीडीएस नहीं काट रहे। जो हमारे को छूट मिली गई है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी को मिली हुई है, कोऑपरेटिव बैंक को मिली हुई है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को मिली हुई है, जो अंडर द सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट एस्टेब्लिश है, उनको एग्जाम्पशन मिली हुई है। अदरवाइज आपको एनबीएफसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं है। सपोज आप कार की लोन लेते हैं, या आपने कोई मशीन फाइनेंस करा ली टाटा कैपिटल से, या आपका कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम मोटर फाइनेंस से आपने कोई लोन ले लिया, या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने क्रेन किसी टाटा कैपिटल से फाइनेंस करवा ली, उसकी जो पेमेंट है उनको आपको जरूर उसको टीडीएस आपका काटना है, जो लोग नॉर्मली काटते नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो बैंक को ब्याज दे रहे हैं उस पर तो टीडीएस हमारे को नहीं काटना, पर जो बैंक नहीं है, जो एनबीएफसी है, उनको अगर जो आप ब्याज दे रहे हैं उस पर आपको टीडीएस जरूर काटना है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कहीं कि इसके अंदर की है, इस पे इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता है। कार लोन हो गया, मशीनरी का लोन हो गया, क्रेडिट का हो गया, जैसे हमारा एनबीएफसी से जो भी लोन होगा उस पर जो ब्याज दोगे आप, और आपके ऑडिट होता है, आप लायबिल हो टीडीएस के, तो आपको उस पर टीडीएस काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्जाम्पशन मिली हुई है, वो इंटरेस्ट देते हैं मेंबर्स को, वो एग्जाम्प्ट है। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट होता है देते हैं, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, उस पर कोई टीडीएस नहीं करता।
हम सबको पता है कि जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर कोई टीडीएस नहीं करता। उसके बाद हम चलते हैं सर, इसमें तो इंटरेस्ट के अंदर तो यही है 194B में कुछ ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं। विनिंग फ्रॉम नोटिस क्रॉसवर्ड है, फोर्स में है, 30% सीधा टीडीएस करता है उसके अंदर। जैसे कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है आजकल, ये सब 30% के स्लैब में जाते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं। ये कोई भी लॉटरी से या क्रॉसवर्ड से या पजल से आपको कोई भी इनकम होगी वो आपको सीधा 30% उसके ऊपर टैक्स काटना है। इसके अंदर कोई ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी आपको स्लैब कोई छूट किसी प्रकार की नहीं दी। 10,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट होते ही 30% टीडीएस वो लोग काट लें, जितने भी गेम साइट चलती है ये। अब से चलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के पास कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें भी प्रोविजंस वही है कि अगर जो कि कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हो तो अगर जो आपका ऑडिट नहीं होता है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटना है। जो लोग पर्सनल यूज के लिए अपना मकान बनवाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, उन पर टीडीएस नहीं लगता क्योंकि वो बिजनेस में कर रहे हैं, उनका ऑडिट नहीं होता है तो उनको टीडीएस नहीं काटना है। बिजनेस एंटिटी जितने भी हैं अगर जो उनका ऑडिट होता है तो उनको टीडीएस काटना है। This section applies to any person making payment for carrying out any work, including supply of labor, for carrying out any work in pursuance of a contract between the contractor and a specified person. The definition of a specified person excludes individual and HUF who do not need to get its books of accounts audited under section 44A. तो यही लिखा हुआ है कि जिनका ऑडिट नहीं होता है उनके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। टीडीएस का जो रेट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया 1% आपको देना है। अगर जो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें आपको टीडीएस काटना है 1% और बाकी सबके ऊपर आपको 2% काटना है। ये आपको देखना है कि आप पेमेंट किसको कर रहे हो। जिसको पेमेंट कर रहे हो प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप उसका 1% टीडीएस काट लीजिए, और अगर जो पार्टनरशिप फर्म या और कोई है कंपनी है तो आपको 2% आपको टीडीएस उसके ऊपर काटना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लिटिगेशन इसके अंदर रहती है कि कौन वर्क क्या है, पेमेंट क्या कहता है, सरकार सेक्शन क्या कहता है कि कौन सा जो है कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम वर्क में माने जाएंगे। तो उन्होंने इसकी एक लिस्ट दी हुई है कि आपको ये चीजें जो आप कॉन्ट्रैक्ट में मांग सकते हो। उसमें एडवर्टाइजिंग का जो शब्द है, एडवर्टाइजमेंट का जो काम आता है, उसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके जा सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्ट है, कैटरिंग है, जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब एक बड़ी काफी बड़ी लिस्ट है जिसको ये मानते हैं कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट है और आप इसके ऊपर टीडीएस काटना है। टेक्निकलिटीज के अंदर थोड़ा सा बस ये है कि ट्रकों के ऊपर जो टीडीएस करता है उसमें 10 से नीचे होना चाहिए। 10 ट्रक जिसके हैं उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, बाकी के ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। उसके बाद सेक्शन आता है सर 194D इंश्योरेंस कमीशन। उसके ऊपर आपको टीडीएस 5% एलआईसी पे जो एजेंट हैं जो है उनका करता है टीडीएस। बड़ा ही नॉर्मल प्रोविजन है, छोटी छोटी पेमेंट है। वर्विन जी उसको डिटेल में डिस्कस करना है या उसको कैसा करना है सर, जैसा आपका आदेश हो। ये जैसा चाहें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाकी क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे, कोई अगर चीज होगी तो। जी 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 जी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल रूटीन में नहीं आती है, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, रस्सी का डिपॉजिट का। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको उसमें कुछ ज्यादा मतलब हर बार हमारे फ्रीक्वेंटली दे आर नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। जी। परचेज ऑफ यूनिट, कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स है। मैं सीधा आ जाता हूँ सर 194H पे, ब्रोकरेज पे, कमीशन पे। जो कमीशन के ऊपर जो है, कमीशन के ऊपर टीडीएस काटना है। कंडीशन मैंने आपको बता दी, कमीशन और ब्रोकरेज की डेफिनेशन दी गई है प्रॉपर। उसके अंदर अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे को उस पर कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। डेफिनेशन कहती है कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ उन्होंने प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस इंडिविजुअली दे सकता है, हम किसी के ब्याह पर नहीं दे सकते। एडवोकेट जो सर्विस देगा या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सर्विस देंगे, वो किसी ब्याह पर नहीं दी जा सकती, उनको पर्सनली या उनको सर्विस देनी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ कह दिया है नॉट बीइंग प्रोफेशनल सर्विसेज और फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और in relation to any transaction relating to any assets
वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स और नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। तो ये आपको कमीशन और ब्रोकरेज, थोड़ा सा अंतर है कमीशन और ब्रोकरेज में कि कमीशन क्या है और ब्रोकरेज क्या है। तो कमीशन और ब्रोकरेज पे आपको 5% कमीशन पे आपको काटना है। अरविंद जी, यहाँ पे मेरे को एक इनकम टैक्स का एक केस है, वो मैंने नोट किया हुआ था, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। केस है मेक माई ट्रिप का सर। ठीक है। मेक माई ट्रिप के अंदर क्या हुआ, ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट का को जाना पड़ा। मेक माई ट्रिप को एक छोटी सी बड़ी टेक्निकल सी चीज थी। इसमें इशू क्या था कि हम जो इसमें करते हैं ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं, जैसे किसी ने उसका वो लिया हुआ है कि इसने जैसे ऑनलाइन टिकट का हमने बुक करा दिया या पेमेंट ने उसमें बैंक ने 100 रुपए का उसको दिया, तो 100 में से बैंक क्या करता है, अपने पैसे काट के 98 रुपए वापस कर देता है, 98। तो सरकार ने कहा जी 2 रुपए उसने काट लिए, अब इसको जो है आपको टीडीएस काटिए। तो जजमेंट आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, पीसीआईटी वर्सेस मेक माई ट्रिप का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसने कहा कि अमाउंट रिटेन्ड बाय द बैंक for providing banking services from the payment received online was not commission and not liable for TDS। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो आप देखते हो, आप क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट करते हैं, दुकानदार के सीधे खाते में चला जाता है, दुकानदार के खाते में 500 रुपये की हमने पेमेंट करी है, बैंक ने हमारे को 490 रुपये वापस कर दिए हैं। तो 10 रुपए का जो खर्चा क्लेम किया एसएससी ने, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि आपने इसमें कमीशन में डाला हुआ है, इसको आप इस पर टीडीएस जमा कराइए, नहीं तो आपका ये एक्सपेंसिव अलाउड नहीं होगा। तो ये मैटर हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने इसको कहा नहीं, इट इज नॉट ए कमीशन। वही सेम क्रेडिट कार्ड का होटल लीला का भी एक जजमेंट है, होटल लीला वेंचर का, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इसमें वही हुआ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आती थी, होटल में जो लोग रहते थे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे, क्रेडिट कार्ड वाले जो है उस पेमेंट अपनी काट के वो टीडीएस उनको पेमेंट जमा करा देते थे। सरकार ने कहा नहीं जी इसके ऊपर टीडीएस काटिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये कमीशन, इट इज नॉट ए कमीशन। बैंक गारंटी के ऊपर भी सीआईटी टीडीएस वर्सेस लार्सन टुब्रो का मैटर है। उसने कहा दो कैटेगरी एज बैंक गारंटी कमीशन वाज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पेमेंट ऑफ कमीशन सिंस देयर वाज नो प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप। उसने कहा जी आप जो आप उसको कहते हो कमीशन, तो कमीशन में दो लोग होते हैं, प्रिंसिपल होता है और एक उसका एजेंट होता है। जहां कोई प्रिंसिपल और एजेंट नहीं थे, आपने गारंटी तो दी है, बैंक गारंटी कमीशन आपने चार्ज किया है, पर इट डज नॉट फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। तो जहां पे प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशनशिप होगा, वहां पे आप ये कह सकते हो कि दो पार्टी है, इन्होंने पेमेंट करी है, तो इसके अंदर आपको बैंक गारंटी पे आपको कमीशन पे टीडीएस काटना है। तो ये उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं, इसके ऊपर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है बैंक गारंटी के। ये दो पॉइंट थे कमीशन के ब्रोकरेज के। रेंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 194A आई में रेंट करता है। रेंट में दो तरीके के रेंट होते हैं। एक तो रेंट होता है सर जो हमारी बिल्डिंग होती हैं, जो मकान हम किराए पे देते हैं या कमर्शियल स्पेस हो, मॉल्स पे दुकानें देते हैं, एक तो ये चीजें रेंट पे जाती हैं। और दूसरी चीज जाती है हमारी रेंट पे जो हमारी प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं, जैसे किसी ने कोई उसको मशीनें किराए पे दे दी है। तो ये दोनों अलग अलग इन्होंने इसको किया हुआ है। जो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है उस पर 2% टीडीएस काटना है हमारे को सर। और जो लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट है उस पर 10% आपको टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। तो ये एक कई मुद्दे इसके अंदर भी लिटिगेशन में गए हैं कि मशीनरी क्या है, प्लांट क्या है, बिल्डिंग क्या है। लैंड बिल्डिंग मशीन के साथ दे दे तो क्या होगा, खाली मशीन दे दे तो क्या हो गया। मेरे पास सपोज एम्ब्रॉयडरी की मशीन लगी हुई है खोल के अंदर, मैंने कहा जी आप मशीन भी लीजिए और आप खोल भी लीजिए और दोनों के मिला के मेरे को 2 लाख रुपए दे दीजिए, तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे गए। उस मुद्दे के अंदर आपको यू कैन नॉट बाइफरकेट, आपको बिल्डिंग के हिसाब से आपको जो आपका ज्यादा अमाउंट है बिल्डिंग के हिसाब से आपको टीडीएस काट के 10% आपको जमा कराना है। वैसे इंडिविजुअली मशीनरी पे 2% टीडीएस है और बिल्डिंग पे 10% आपको टीडीएस जमा कराना है रेंट पे। रेंट की सीमा 15,000 रुपये महीना है, उस पर हम उसके ऊपर से नीचे हमारा काटता नहीं है। रेंट की डेफिनेशन के अंदर वो सब चीजें आती है, फर्नीचर फिटिंग, कई बार फर्नीचर भी किराए पे चला जाता है, फिटिंग भी चली जाती है, प्लांट भी चली जाती है। तो उसमें लिखा होता है कि अगर जो बिल्डिंग है तो 10% है, अदरवाइज बाकी सब पे आपको 10%, वो 2% आपका जो टीडीएस कटना है 2% का।
और रेंट अगर जो किसी बिल्डिंग का है तो आपको 10% टीडीएस काटना बनता है। आप 10% का टीडीएस काट के सरकार के पास जमा कराइए। उसके बाद कॉमनली यूज सेक्शन है 194 जे सर। सर ये आता है प्रोफेशनल्स को जो हम फीस देते हैं और टेक्निकल सर्विसेज फॉर फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल्स के अंदर जितने भी लोग हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी और प्रोफेशनल में कवर होते हैं। और टेक्निकल सर्विसेज के अंदर आपके अंदर जितने भी जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, वो सारे के सारे, इनकी एक पूरी डेफिनेशन सरकार ने एक एक्ट में दी हुई है कि टेक्निकल सर्विस हम किसको कहेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज किसको कहेंगे। डायरेक्टर्स के लिए मैं कह रहा था, इसके अंदर एक प्रोविजन मेरे को ध्यान आया, डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एनी रेमुनेशन और फीस और कमीशन whatever name called other than those on which tax is deductible under section 192 to a director of a company। डायरेक्टर कंपनी के डायरेक्टर को 192 होता है सैलरी का, सैलरी के अलावा जितनी भी पेमेंट गई है वो सब यहाँ पे फॉल होती है, उस पर यहाँ पे टैक्स कटेगा। चाहे आप उसको रेमुनेशन कह दीजिए, फीस कह दीजिए, कमीशन कह दीजिए, जो भी कहोगे वो सारा का सारा जाके यहाँ पे फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज में आके उसका टीडीएस आपको काटना पड़ेगा डायरेक्टर का। 10% इसका रेट है। एग्जेम्पशन मैंने आपको वही बता दी थी, वही जिसका ऑडिट नहीं होता है उसके लिए है। प्रोफेशनल सर्विसेज जो डेफिनेशन है, एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है? कहते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज मींस सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन in the course of carrying on legal, medical, engineering, architecture profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or advertising or such other profession as is notified by the board for the purpose of section 44A of this section। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज उन्होंने बता दी है। इसके अलावा जो आपकी वो टेक्निकल सर्विसेज में जाएंगी, रॉयल्टी इसी के अंदर सेक्शन में कवर होती है, उस पर भी आपको टैक्स काटना है। टेक्निकल सर्विसेज का एक सर एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर तो काफी पुराना है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। सर्कुलर आया था सर 8 अगस्त 1995। उसने पूछा था एज टू वेदर ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ स्पेयर्स वुड बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C ऑफ द एक्ट। तो उन्होंने कहा द बोर्ड आंसर देयर टू क्लैरिफाई such a contract including supply of shares would come under section 194C of the act। It is further declared that such a contract would attack section 194J of the act if it is involved technical services being rendered by the recipient। तो ये इन्होंने टेक्निकल सर्विसेज के लिए बोला गया है। डॉक्टर्स की जो सर्विस है, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट का रिसर्च का एक जजमेंट है। उन्होंने कहा जी ये डॉक्टर्स अर्निंग ऑफ डॉक्टर्स वुड बी डिपेंड अपॉन पेशेंट दैट डॉक्टर वुड अट्रैक्ट। रेवेन्यू अपील डिसमिस हो गई। उसने कहा नहीं जी, डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो जो उसका जो पैसा है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने, कई बार पेशेंट वहाँ पे हॉस्पिटल में कितने अटेंड कर रहा है, कैसे अटेंड कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको उसको रिलेट्स करता है सब चीज। अब सर 194 आइए, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का, मूल प्रॉपर्टी का जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, ये बड़ा मुद्दा रहता है कि सरकार ने जो 50 लाख रुपए से ऊपर का टीडीएस का प्रोविजन लगा दिया कि आप मकान अगर जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा का परचेज करोगे तो आप उनको जो पेमेंट करोगे वो आपको 1% टीडीएस काट के जमा कराना है। और उन्होंने एक सिंगल फॉर्म, इसका 26 क्यूबी फॉर्म बनाया हुआ है ऑनलाइन, वो आपको पेमेंट वहां पे जमा करानी है। फॉर्म 16 भी मई से जनरेट हो जाता है, वो उसको दे देना है। पेमेंट का टाइम इसका 30 दिन का इन्होंने रखा हुआ है, 30 दिन के अंदर पेमेंट जमा करा सकते हैं। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार भी अपनी जगह सही है। कई बार क्या होता है कि पेमेंट वो, अब तो रजिस्ट्रार ने कंपलसरी कर दिया क्या ही जाएगा कि जब आप टीडीएस काट के आओगे जब भी आप रजिस्ट्री करेंगे, नहीं तो हम रजिस्ट्री करेंगे। क्योंकि कई लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी जी 30 दिन के अंदर जमा कराना है, वो लोगों ने रजिस्ट्री आने के बाद जमा नहीं कराया। तो कई रजिस्ट्रार जो है वो बिना अनुमति, बिना इसके पेमेंट रजिस्ट्री करते ही नहीं है। प्रोविजन इसका इस तरीके का है कि एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी परचेजर,
responsible for paying to a resident for transfer of any movable property other than agricultural land सर इससे exempt है, shall at the time of payment deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax दे। 1% का आपको टीडीएस काटना है अगर जो 50 लाख रुपए से ज्यादा का है। इसमें सर लोग टीडीएस काट देते हैं, मान लो सपोज 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और उसमें 2 लोग बेचने वाले हैं, तो मेरा अपना मानना ये है और सेटल पोजीशन ऑफ लॉ की ये है कि इस पर टीडीएस बनता नहीं है। पर क्योंकि एक ऐसा कुछ चला हुआ आ रहा है, पर टेक्निकली आई एम स्पीकिंग दैट देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ डिडक्ट टीडीएस अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस। लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट। एक आदमी को 50 लाख रुपए आपको दे रहे हैं, ना कि वो प्रॉपर्टी की बात करता है। वो करता है एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफर परचेज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट, यहाँ वो बात करता है, ना कि प्रॉपर्टी की बात करता है कि प्रॉपर्टी कितनी है। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 4 उसके हिस्सेदार हैं, तो सब 25-25 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पर आपको टीडीएस की लायबिलिटी बनती नहीं। पर क्योंकि बाजार है और बाजार उस पर अरविंद जी उस पर चलता है, मान्यताओं पर चलता है, वो मान्यता है कुछ इस तरीके की है कि नहीं जी 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे बेचने वाले कितने भी हैं। तो ठीक है, सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है, पर जो क्योंकि हम एक टेक्निकल है, वी आर द प्रोफेशनल पीपल और एक मंच से हम इस बात को कह रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि पेमेंट जो है वो पर पर्सन है कि एक पर्सन को आप कितनी पेमेंट कर रहे हो। अगर जो पेमेंट 50 लाख रुपए से किसी को ज्यादा कर रहे हो आप, तो आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाकी सबका अपना अपना इसके ऊपर विचार है। जो मेरा मत था, मैंने अपना जितना मेरे को नॉलेज है, मैंने अपने मत के हिसाब से अरविंद जी ये बात बताई है। हो सकता है किसी का डिफरेंट इसके ऊपर विचार हो किसी का, और मेरा अपना मानना ये है कि इट इज पर पर्सन। इसमें आदरणीय अशोक जी, जो आपने कहा ना कि सेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जनरली क्या होता है जी कि जैसे आपने कोई पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया तो कायदे में तो जी एंड ऑफ द मंथ के हिसाब से विद इन 7 डेज आपको डिपॉजिट करना चाहिए। पर जी काफी हद तक हम लोग ये देखते हैं जब रजिस्ट्री होती है तब करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल कर रजिस्ट्री रहे के हैं टाइम सर कर, अरविंद जी, आप बात रजिस्ट्री सही टाइम। है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे क्योंकि हैं आप, जो बयाना होता है बयाने पे भी आपको काटना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो लीगल वर्ड है वो यही सरकार है, के सेल प्रोविजन है। सेल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यानी बिल्कुल कि अरविंद जी, अगर आप मैंने बिल्कुल उसको ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 60 लाख की प्रॉपर्टी है, मैं 10-10 लाख करके पीछे एडवांस दे दिए हैं, तो कायदे में मुझे उस पर भी टीडीएस काटना चाहिए और उसमें जी 30 डेज के बाद विद इन 7 डेज को जमा भी करना चाहिए। अदरवाइज इसमें हैवी पेनल्टी भी है इसके अंदर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी लोग क्या करते हैं वो फाइनल जी रजिस्ट्री के वक्त में कर देते हैं एक्चुअली, जबकि वो लीगली गलत है मेरे ख्याल से, मैं ख्याल से हम्म। जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं इस टाइप से ना। हाँ नहीं सर, बिल्कुल आप बिल्कुल अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोग बहुत इसके अंदर गलती करते हैं हम्म, और ये गलती करनी नहीं चाहिए प्रोफेशनल्स का भी। प्रोफेशनल्स को तो एक्चुअली में अरविंद जी क्या होता है, वो लोग बताते नहीं है। हम्म, प्रोफेशनल को जब बताते हैं, जब रजिस्ट्री करना है, रजिस्ट्रार कहता है ना कि जब रजिस्ट्री करनी है जी और टीडीएस का सर्टिफिकेट लाओ जी, टीडीएस काटते हैं, जब आते हैं प्रोफेशनल के पास, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो पेमेंट पहले कर चुके हो, जी तो जी। ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ये आपने बिल्कुल सही बताया है, इसका हमारे को सबको ध्यान रखना है कि ये पेमेंट, कोई भी पेमेंट हम करेंगे, पार्ट पेमेंट भी करेंगे, अगर जो उसका एग्रीमेंट सिल्वर को चेक हमने पेमेंट की है, कोई भी पेमेंट करेंगे, तो हमारे को इमीडिएट उसका 1% डीडीएस काट के जमा कराना है। जी तो बहुत सर। अच्छी आपने बीच में एक बात बिल्कुल ले ली, अच्छा रहा, ये बात मिस हो जाती। ये आपको पेमेंट के टाइम पे करना है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 194 का मैंने आपको बता दिया, 50 लाख रुपए से जो ऊपर का है, 50,000 रुपीज का नया प्रोविजन आया है, 50 लाख से ऊपर का आपको टैक्स काटना है। उसमें भी आपको टीडीएस नंबर नहीं लेना है, उसके लिए भी फॉर्म 26 क्यूसी है, वो आपको काट के सीधा ऑनलाइन जमा करा देना है। तो ये अमाउंट उसके ऊपर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। कंपनसेशन नवीन जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था इसमें, जो टीडीएस काटने वाली बात है प्रॉपर्टीज पे, जिस आपने कहा कि शुरू में पेमेंट करेंगे तब भी काटना पड़ेगा टीडीएस। इनफैक्ट जब शुरू में हम लोग पेमेंट करते हैं दैट इज एन एडवांस, जी एडवांस के ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। और जब तक ये इसकी रजिस्टर्ड डीड नहीं हो जाती तब तक ये डील फाइनल नहीं होती। कभी भी प्रॉपर्टी की कभी भी रिवर्ट हो सकता है। हमने एडवांस दिया, बाद में कहा कि नहीं हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पर एडवांस वापस हो जाएगा। अगर टीडीएस कट गया तो बेचने वाला कहेगा बताओ टीडीएस का मैं क्या करूं, टिल अनलेस द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड।
ट्रांजेक्शन की बात है ना सर, कि प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट होता है जब रजिस्टर्ड हो जाती है डीड, देन ओनली द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। अभी आप देखिए बैंक वाले भी लोन जो देते हैं वो उसी टाइम देते हैं जिस वक्त वो डीड चल रही होती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम वो लेके आते हैं चेक, वो उसको इसमें इंक्लूड होता है। तो मेरे को लगता है कि जिस वक्त ये, और हमेशा यही प्रैक्टिस भी रही है कि जिस वक्त रजिस्टर्ड डीड हो रही होती है फाइनल, उसी वक्त जाके वो टीडीएस काट के वो पेमेंट करते हैं। उनका जो पेमेंट, इनफैक्ट वो पेमेंट का जो भी हिस्सा होता है बैंक वाले भी जो करते हैं वो टीडीएस वगैरह काट करते हैं। दूसरा, अभी सर ने बताया, शर्मा जी ने, कि 50 लाख रुपीज पर हेड की वाली बात इनकी ओपिनियन है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने भी इसको बहुत पढ़ा था कि रिसेंटली कोई डील हुई थी मेरे मिलने वालों की, तो उसमें मैंने भी यही ऑब्जेक्शन उठाया था। मैंने कहा भाई, दो लोग हैं और प्रॉपर्टी दो लोग के बीच में मुश्किल से 30-30 लाख की हो रही है, हाउ कैन यू डिडक्ट? 50 लाख से ऊपर के होता है। आई हैड टू रीड द सेक्शंस, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने लोग भी उसमें पार्टनर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, बट इफ द अमाउंट ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन या टोटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है दैट एक्सीड्स ₹50 lakhs, उसमें टीडीएस कटेगा, और दैट इज इन प्रैक्टिस आल्सो। ये मेरी एक बात थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा क्लियर, क्योंकि इसमें मैं पूछने भी जा रहा था पहले इनसे कि ऐसा क्यों करते हैं। मतलब गवर्नमेंट, देयर शुड बी सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द बार साइड। साहब, जो 50 लाख से ऊपर का दो लोग का टीडीएस का मतलब तो ये है ना कि आप टैक्सेशन, एक आदमी है 50 लाख से ऊपर कर रहे हो, उसमें भी आप 1% ले रहे हो, और 50 लाख से नीचे पे भी ले रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसमें तो बार एसोसिएशन से किसी तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह जाना चाहिए। ये चीज में जान रहे, आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब यू। नहीं, कोई नहीं। आदरणीय अशोक जी, हमारे बीच में आदरणीय एनके नैप साहब हैं, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, और इन्होंने अपना व्यू जी जी रखा। सर, जी सर, जी सर, जी सर। और नहीं अशोक जी, जैसे आदरणीय एनके नैप साहब ने कहा कि, परंतु आप एक चीज देखिएगा, जो 26Q फॉर्म है ना, तो उसमें ऐसा प्रोविजंस क्यों दिया गया फिर? अगर हम आदरणीय नैप साहब की बात को ही फाइनल माने, तो 26Q में क्या हो गया कि आपने टोटल कंसिडरेशन अमाउंट क्या है, पार्ट पेमेंट क्या है, तो वहां पार्ट पेमेंट का जिक्र क्यों आया? ये भी तो एक क्वालिफाई ना, फॉर्म मैं में बताता हूँ आपको, पार्ट पेमेंट सर तब होता है जब सपोज आपने कोई एडवांस का, उसकी भी आपने रजिस्ट्री करवा ली, उसका भी आपने उस पे पार्ट पेमेंट पे आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया। कुछ मतलब सपोज आपने एग्रीमेंट सेल किया, उसका जब एग्रीमेंट सेल करते हैं हम ये पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी भी रजिस्ट्री होती है, उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन, ये जो टोटल रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ फाइनल डीड। उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट को डिडक्ट करके बाकी का रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया जाता है कोर्ट को। उसलिए हो सकता है वहां पे क्या, लेकिन जहां पे अगर आपस में है बात की एडवांस हम दे रहे हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया एडवांस, बाद में कहते सर हमको नहीं चाहिए। तो आपकी बात काफी हद तक सही है, मैं मानता हूँ, परंतु देखिए, जो मैंने भी अपने अंदाजे से कही, क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट हो, देखिए सैलरी पे टीडीएस तब कटता है क्योंकि सैलरी पेमेंट की गई है, उसके पहले कटता ही नहीं है। ऐसे ही और भी जितने अमाउंट है जिस वक्त पेमेंट किए जाते हैं उस वक्त, क्योंकि जिस वक्त पेमेंट हो गया तभी टीडीएस कटता है। ऐसे ही जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक टीडीएस कैसे कट सकता है? सर चलिए। मैंने एक्ट निकाला, मैं अभी एक्ट निकाल ही रहा था, और एक्ट में पढ़ रहा हूँ, मैं सेक्शन को ही पढ़ रहा हूँ सर। अ, सर आपकी बात इनके साथ कुछ हो, मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक ठीक हो सकती है, हो सकता है मैं ही है गलत हूँ। पर जहां तक मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो इसके अंदर मैंने जो इसको स्टडी किया हुआ है, इस मैटर को पढ़ा, एक बार मेरा एक मैटर काफी डिस्कस भी हुआ था। आप जब एक्ट के अंदर पढ़ेंगे सर, एक्ट में ऐसी कोई कंडीशन लिखी है कि सैलरी होनी चाहिए, कि आपको सैलरी पे पेमेंट पे आपको करना है, अमाउंट पूरा होगा जब भी आपको टीडीएस काटना है। क्योंकि अमाउंट जो सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ ट्रांसफर सबसे शुरू में ही कह रहा है, एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी responsible for paying other than person referred to in section 194 LA to a resident transferor any sum by way of consideration for the transfer of any immutable property other than agricultural land shall at the time of credit of such sum to the account of the transfer or at the time of payment of such sum in cash or by issue of a check or by draft or by any other mode whichever is earlier deduct an amount equal to 1% of such sum। यहाँ पे तो जो एग्जामेशन दी हुई है इसने, एग्जामेशन में वही 50 लाख की बात करी है। यहाँ जो कहता है नंबर 3 में, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 है शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन। सर मैं जो बात अभी कह रहा था यहाँ लिखी हुई है, अप्लाई टू ए पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। सर ये नहीं है, ये है नो डिडक्शन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 शैल बी मेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर of an immutable property and the stamp duty value of such property are both less than 50 लाख रुपीज। तो सर यहाँ पे जो बात करता है वो 50 लाख रुपए की बात करता है।
दूसरे सेक्शन में बात करता है कि आप पेमेंट की बात करता है, तो और इसको दोबारा स्टडी इसको कर सकते हैं सर। जैसे मैं आपको बिल्कुल मैं आपकी भावना का ज्ञान का सम्मान करता हूँ नहीं, बहुत। मैंने नहीं ज्ञान के सम्मान की बात नहीं, मैंने दरअसल खुद पढ़ा उस वक्त, जिस वक्त वो काट रहे थे टीडीएस, क्योंकि 30-30 लाख की बन रही थी, तो वो टीडीएस काटने लगे। मैंने कहा उसमें टीडीएस कटना नहीं चाहिए। जी मेड मी टीडीएस, तो मैंने भी उस वक्त गूगल पे जाके पूरा उसका पोर्टल पे जाके देखा, सेक्शन पढ़ा, उसमें बहुत क्लियर था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रॉपर्टी 2 लोग के नाम है, 3 लोग के नाम है, 4 लोग के नाम है, इफ द अमाउंट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी एक्सीड ₹50 lakhs, then the TDS will have to be deducted। ये पढ़ा था मैंने, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया नहीं उसको। नहीं, बहुत अच्छा मेरे किया को सर मैंने आपने। अपने जो पढ़ा था रिसेंटली की बात है, हार्डली शायद 2 महीने पहले की बात है। जी जी अब जी, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ तो आई शुड एड इट टू इट, सो दैट राइट टू राइट कंफ्यूजन ना राइट। रहे। जी जी, ओबलाइज सर, ओबलाइज सर, ओबलाइज सर। और पर मैं अभी भी अपनी बात में इंटरेस्ट हूँ कि वो जो आपको जो पेमेंट सर है अगर मैं कह रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल मतलब लॉजिकली आपकी बात सही है, नहीं नहीं नहीं, सही सर लॉजिकली ये नहीं है, होना सही नहीं है चाहिए, सर। और मैंने एक्ट में ये नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग बार एसोसिएशन के लोग हैं, कोई यहाँ पे सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, इटबा वाले मेरठ के भी देखिए, वो भी देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एवरीबडी शुड मेक ए रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा जी अजीब सा है कि एक आदमी के 50 लाख है तब भी काट रहे हैं। सपोज किसी प्रॉपर्टी में 10 लोग हिस्सेदार है, 5 लाख रुपए आ रहा है, सबका हाँ, टीडीएस कट रहा है, और सब फिर जाके वो रिटर्न फॉर्म फाइल करें, अपनी परेशान हो। परेशान तो है, बिल्कुल हाँ, ठीक तो बात। इसलिए इस पे जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन शुड गो, कि इसको बहुत इस तरीके ना करे। अरविंद जी, हम इसके अंदर ये कर सकते हैं अरविंद जी, हम एक सरकार से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में प्रोविजन क्या है। सरकार से भी इसके बारे में पूछ के और जनरल पब्लिक को अवेयर करने के लिए हम इसके अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस, क्या एक्चुअल में फैक्ट्स क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स। सरकार ने तो लिख के दे दिया, मैंने पढ़ा है, सरकार ने तो कह दिया कटेगा। अब उसको ना कटे, उसके लिए सर आप लोग को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा एज ए बार ठीक है, एसोसिएशन सर। ठीक 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 है सर। सर थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर दोबारा एक बार जी चर्चा जी। पे आएंगे सर। जी सर। तो सर ने बड़ा बहुत अच्छा रहा, इट इज ए वेरी इंटरेक्टिव सेशन। सर ने अपनी बात रखी और अपने भी बात को समझा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे व्हाट आर द एक्चुअल फैक्ट्स। पर एज पर द एक्ट वी हैव टू फॉलो, वी आर इन द लीगल प्रोफेशन, वी हैव टू फॉलो द एक्ट। फिर भी अपने अपने फोरम की तरफ से बड़ा अच्छा सुझाव दिया है आपने कि एक बार इसको लिख के उसकी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है और क्या बेनिफिशियल है। जैसा आपने बताया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, मान लो 10 हिस्सेदार हैं, 6-6 लाख रुपए उनको देने हैं, तो 6 लाख बंदा कहाँ उसकी फॉर्मेलिटी में पड़ेगा, उसको वहां जाएगा। अपना सिस्टम भी ऐसा है कि उसको जमा कराओ, कभी साइट चल रही है, नहीं चल रही है, पेमेंट गलत जमा हो गई, कुछ हो गया, गलत कट गई, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो 50,000 वाला से हमने डिस्कस कर लिया, स्पेसिफिक एग्रीमेंट डिस्कस कर लिया, और कंपलसरी एक्विजिशन का मैंने आपको सर बता दिया। 194 LA के अंदर कंपलसरी जो एक्विजिशन है उसके अंदर आपको 2.5 लाख रुपए का उन्होंने छोटा सा एक अमाउंट रखा हुआ है डिडक्शन के लिए, कि 2.5 लाख रुपए से नीचे का कंपनसेशन है तो आपको नहीं काटना है। और बाकी जितना भी कंपनसेशन आपको मिलेगा वो, अगर जो आपको एक एक्ट है सर इसके अंदर, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये एक एक्ट है। उसमें अगर जो आप एग्जाम्प्ट हो तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर। ये 2013 में एक एक्ट आया था, जब बड़े पैमाने पर यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो बड़े बड़े हाईवे और जो चीजें बनाने के लिए एक्विजिशन हुआ था, उस टाइम पे ये एक्ट आए के लेके आए थे। उसमें स्पेसिफिक इन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है कुछ कुछ चीजों को, कि आपको इस इसके ऊपर आपको नहीं कटेगा टीडीएस, तो वहाँ आपका टीडीएस नहीं कटेगा, बाकी सबका आपका टीडीएस तो अशोक जी, मेरे काट। ख्याल से जो एग्जाम्पशन है सेक्शन 1037 मोस्ट प्रॉब्ली होनी चाहिए, उसमें तो ऑलरेडी जी जी, एग्जाम्पशन है। यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं सर, वो एग्जाम तो है, उसमें है, और उसके अंदर टैक्सेबल भी है। 2 कोर्ट ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, जिस हरियाणा का उसमें उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हरियाणा फरीदाबाद का मैटर चल रहा था, वहां पे जो है इन्होंने इसको 2-3 कुछ एक्ट हाई कोर्ट है, वहां इन्होंने कहा कि जो एडिशनल कंपनसेशन है, कंपनसेशन तो एग्जाम हो गया आपका, यस इसमें जो अशोक जी एडिशनल कंपनसेशन है उसका ब्याज है, एडिशनल कंपनसेशन जो ब्याज मिलता है, वो थोड़ा सा लिटिगेशन का मुद्दा है। जी, नहीं वो तो है ही है, मतलब अगर उसमें एडिशनल कंपनसेशन मिला है या इंटरेस्ट मिला है वो तो कटेगा कटेगा, और ओरिजिनल जी जी, कंपनसेशन नहीं है सर 1037 में। हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिनल बिल्कुल काफी चीजों में वो एग्जाम है जी, 90%, 99% एग्जाम है। वो सिर्फ जो एडिशनल कंपनसेशन है, एनहांस कंपनसेशन है, एनहांस कंपनसेशन भी एग्जाम है। जो एडिशनल कंपनसेशन है जो उसका ब्याज है, तो उसके ऊपर जजमेंट बहुत सारे हैं। सर नॉन रेजिडेंट को डिस्कस ना करें ना, नॉन रेजिडेंट की पेमेंट तो मेरे को लगता है कि ज्यादा तो कुछ ऐसी इसमें। किसको कह रहे हैं सर? नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट करते हैं टीडीएस के लिए। नहीं सर, उसमें एक प्रोविजन है जो भी आप एक जगह कह रहे थे ना, कि जहाँ पर टीडीएस
का टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं, टीडीएस नहीं लेना। परंतु अगर आप देखेंगे एनआरआई वाले केस में, एनआरआई वाले केस में लेना पड़ेगा आपको। अगर किसी व्यक्ति कोई एनआरआई सेल कर रहा है, तो जो व्यक्ति है पेमेंट कर रहा है उसको फिर 10 नंबर लेना पड़ेगा वहाँ पर। बिल्कुल लेना पड़ेगा 10 सर। नंबर लेने का उसको फिर टीडीएस काटना पड़ेगा सर उसको वहाँ पर ना। बिल्कुल 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 सही कहा है आपने, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा है। एनआरआई वाली फॉर्म पे वहाँ पर। हाँ हाँ। हाँ करो। इसका मैं एक बहुत छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सेक्शन इंस्पेक्टर 195 लगता है, मोटा मोटा एक एक लाइन में आपको बताया था। 195(1) कहता है एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड टैक्स इफ सच सम चार्ज इज टैक्सेबल टू टैक्स इन इंडिया। 195(1) में प्रोविजन है। 2 में लॉ डिडक्शन का आप अप्लाई कर सकते हैं। 195(3) में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपको उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना है। सपोज आपका शर्मा जी, जी सर, एक मेरी भी सुनना थोड़ी सी। बताइए बताइए सर, बताइए। ये बताओ, एक मेरे मेरे पास कल ही पे वो दे करके गया है एक बंदा, एक रेंट एग्रीमेंट 41,000 रुपए का है बिल्डिंग के रेंट का। और वो रेंट जो दे कंपनी दे रही है, वो 3 आदमी को रेंट दे रही है। एग्रीमेंट एक आदमी से है जो ऑनर है। और उसको कैसे करेगा? क्योंकि टीडीएस काटना आजकल पड़ेगा तो सर। है, अच्छा, वो 3 आदमी को रेंट दे दिया है। रेंट तो 3 आदमी को दे रही है। हाँ, और एग्रीमेंट एक आदमी के साथ में, ओनर के साथ में। अब आजकल रेंट एग्रीमेंट लोड करना पड़ता है रेंटल इनकम दिखाने के लिए, बताना पड़ता है कौन दे रहा है। अब वो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, उसमें क्या है होगा, क्योंकि उसको तो सर टीडीएस प्राइवेट कंपनी काटना तो चाहिए। टीडीएस काटेगी एक्चुअल में। नहीं, दोनों में वो काट कॉन्ट्रडिक्शन है ना, तो इसमें ऐसा। 2018 से रेंट एग्रीमेंट है जो मेरे नोटिस में कल आया है, और कल ही दे करके गया, क्योंकि रिटर्न अभी तक गई सर नहीं ऐसा उसकी। होता है। सर ऐसी स्थिति के अंदर शर्मा जी, सेटल्ड पोजीशन है लॉ की। इसमें क्या है कि जो बेनिफिट है ना, वो हमेशा डिपार्टमेंट को मिलता है। आपने एग्रीमेंट कर रखा है एक आदमी से, हम्म। पेमेंट आप 3 आदमियों को कर रहे हो। हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? एक्चुअल ओनर कौन है? एक है, 3 है? एक्चुअल ओनर तो एक ही है। सर फिर क्वेश्चन वो में सर, इसीलिए तो बताओ ये सर। क्वेश्चन आपको एनके सर किया आप मैंने। बताओ, सर एनके सर आप बताओ क्या होगा। बस कि बस 2,40,000 एक्ट तो जो है वो 94 आई, वो 1,02,40,000 पे बात करता है। सर ऐसा है कि अब वो उसको ना टैक्सेशन से बचाने के लिए उसको 3 नाम बढ़ा दिए गए, बट एक्चुअल ओनर एक ही है। और एक ही से एग्रीमेंट हुआ, और 2018 से उसे रिटर्न नहीं भरा। अब उसको टीडीएस का क्या नहीं, मिलेगा? उसका तो वो चला रिटर्न तो गया। भर रहा है। वो ये कम लेकिन जब सो मैंने लेट टू कहा, हिम। अब व्हाट आगे के लिए हैपेंड, शर्मा जी उसको बचाएं कि उसका अगर एक्सेस में टीडीएस है, उसको रिफंड फंड मिले आदमी तो कहते, दिला सकते वो हैं। और सरदार है, कुछ नहीं बोले हो सकता। वाहेगुरु। सरदार है, बोले वाहेगुरु, सुबह सुबह उठ करके गुरुद्वारे जाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वाहेगुरु क्लियर है। करेगा जो करेगा। मैं इसमें क्लियर बिल्कुल, हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल, बस अब सिंपल। उसकी आईटीआर भरू कहाँ से? उसकी दुकान में सिर्फ 6, 7, 8 लाख रुपए की उसने टर्न ओवर करी पूरे साल में। अब उसमें क्या तो दिखाऊं? फिर मैं कहा भाई ये सारे बैठे हैं, आप रेंट पे है? बोले रेंट है, एक 40,000 रुपए महीने का, एक 41,000 रुपए महीने का, 2 रेंट एग्रीमेंट उसने मेरे हाथ में दिए, और दोनों अलाइव है। एक 2018 का है, एक 2021 का है। मैं कहा यार पहले क्यों नहीं दिए? अब इसका क्या करें? ये मैं अरे सुनो मैं कहा अशोक जी, अशोक जी, इसको अनऑफिशियली आपसे टेलीफोन में बात करेंगे, क्योंकि अपलोड हो गई नहीं, क्या फायदा? चलो ठीक है, एक्चुअली चलो। अपलोड हो गया ना, क्या फायदा? राइट राइट राइट। आप 1 to 1 चलो, बात कर लीजिएगा। हाँ करनी पड़ेगी, चलो। जी सर, जी सर। अच्छा तो ठीक है। सर अब इस सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। हम्म, और जो 194 में जो बात 195 में बात कर रहा था, एनआरआई को पेमेंट की, शर्मा जी बात कर रहे थे अभी। तो एनआरआई की पेमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पेमेंट अगर जो ऐसी लगती है कि जो इंडिया में टैक्सेबल है, तो आपको विथहोल्ड करना पड़ेगा। उसमें अमाउंट की लिमिट कोई नहीं है। चाहे वो अमाउंट 1 रुपया भी अगर जो आपको इनकम का आता है या किसी चीज का आता है, तो उसमें कोई 10,000, 50,000, 1 लाख की ऐसी कोई इनकम की लिमिट नहीं है। नो थ्रेश होल्ड लिमिट इज देयर। इवन इफ द अमाउंट ₹1, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यू हैव टू विथहोल्ड द टैक्स ऑफ द एनआरआई। वो जितने भी पर्सन है, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सन सारी कवर होती हैं, इसमें किसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं है। कोई भी एनआरआई को पेमेंट करेगा, वेदर इट इज इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कोई भी करेगी, उन सबको अगर जो ऐसा लगता है कि जो एनआरई को पेमेंट कर रहे हैं वो इनकम के शेप में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसका टैक्स विथहोल्ड करना है। और इसमें भी जो मैं आपको बता रहा था कि जो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी, टीडीएस में काफी, इसमें टीडीएस में ऐसा है कि जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता है उनको टीडीएस नहीं काटना है। पर यहाँ पे वो कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती। यहाँ पे अगर जो आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी होता है, तो भी आपको एनआरआई को पेमेंट करनी है, तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है आपको। ये प्रोविजन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। और
इसकी जो एनआरआई की जो पेमेंट है वो आपको हर तरीके से, कई इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, फेमा भी होता है, डीटीटी है, बहुत सारी चीज टेक्निकल चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमारे को टीडीएस उसमें काटना पड़ता है। और जैसे सर ने बताया था कि फॉर्म 13 आप फाइल करके लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो आप उसकी पेमेंट जो है आप उसको लोअर रेट पे कर सकते हैं। लोअर डिडक्शन के लिए या विदाउट डिडक्शन के लिए फॉर्म 13 ऑनलाइन अप्लाई होता है, लॉगिन करके आप लोग हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। और सेक्शन 195(3) आपको बताया था, उसके अंदर ये कहा गया है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो अप टू एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है। उस पीरियड के बाद आप उसको या जब तक वो कैंसिल ना करे हो, जब तक वो रहता है उसके बाद आपको दोबारा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कई जगह क्या होता है कि हमारा, जैसे हम ट्रस्ट में बात कर रहे थे अरविंद जी, मैं ट्रस्ट और सोसाइटी की बात पर दोबारा आ गया क्योंकि वो मेरा मेजर सब्जेक्ट वही रहता है। उसके अंदर क्या, हम फॉर्म 13 जब लेते हैं, सर मान लो एफडी आती है तो हमारे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, 3 साल के लिए सपोज मिल गया। मान लो मेरी 1 करोड़ की एफडी है, 50 लाख की एफडी मेरी संस्था के पास है और मेरा उस पर कोई टैक्स बनता नहीं है, तो मैं वहां से सर्टिफिकेट लेके आता हूँ फॉर्म 13 में अप्लाई करके कि जी मैंने इसमें टीडीएस नहीं काटना चाहिए, और मैं इनकम टैक्स में जाके वहां देता हूँ बैंक वाले को, तो वो मेरा टीडीएस नहीं काटते हैं। तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद हमारे को उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। और इसके अंदर सर मेरे ख्याल से तो नॉर्मल कोर्स के अंदर तो हमारा यही है, इन्फॉर्मेशन टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी है, कब करनी है, उसके जो प्रोविजंस हैं सर वो है सारे के सारे, इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सबको टीडीएस की रिटर्न का पता है, 200 रुपए का उसको पेनल्टी लगती है फाइल करने की, आपको फाइल मंथली करना पड़ता है, सर्टिफिकेट आपको क्वार्टरली निकालना पड़ता है। अदर देन उसका मतलब जो सैलरी के अलावा जितने भी सर्टिफिकेट है टीडीएस के वो आपको क्वार्टरली इशू करने हैं, और सैलरी का आपको साल में एक बार इशू करना है। ये इसके अंदर एक चीज है। और तो मेरे ख्याल से शर्मा जी और बताओ क्या डिस्कस कर लें। टाइम कितना है शर्मा, मेरे पास टाइम कितना है सर? टाइम की कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो सब चल रहा है, कोई दिक्कत जब तक। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने तो जैसे भी, तो क्योंकि चाय, जनरली जब तक स्क्रीन चाय पर भी कई समोसे नहीं बार, आ जाए ऑनलाइन, बस एक एक जो है ना है। जब तक चाय समोसे ऑनलाइन ना आ जाए जब तक टाइम है। अच्छा टीसीएस वो लागू होता है उन सब चीजों पे, जैसे जैसे सबने बताया है टीसीएस सब पे उन पे लगने लगा है। कोई नई चीज टीसीएस में नहीं आई है, बाइंडिंग, टोल प्लाजा, पार्क की नोट, ये सब उसके अंदर आते हैं। स्क्रैप जो हम स्क्रैप लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर, जो भेल की या बीएचएल की एनटीपीसी जो स्क्रैप होती है उन सब पे टीसीएस लगता है। अभी जो अशोक जी जुलाई से अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें आपका 1 जुलाई से अमेंडमेंट हुआ ना टीसीएस पे, हाँ जी हाँ जी हाँ में जी हाँ जी, वो तो सर उसका थोड़ा सा ले लीजिएगा। वो भी सर, वो तो उनके ऊपर सेल परचेज के ऊपर टीडीएस लगा दिया है उन्होंने। एक मैं सर इसका डिस्कस करना चाह रहा कि नो डायरेक्ट डिमांड ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 205। तो उन्होंने कहा कि टीडीएस किसी ने काट लिया सपोज, और उसकी रिटर्न फाइल नहीं करी उसने, उसमें क्या प्रोविजन होगा, या उसने पेमेंट ही जमा नहीं कराई। ये बड़ा झगड़ा रहता है कि उसने टीडीएस मेरा काट लिया, और उसने ना तो उसने मेरे को पेमेंट जमा कराई टीडीएस की, और ना ही उसने रिटर्न फाइल करी, ना मेरे को 26 में आ रहा है। जो जनरली तो उसी पे एसएससी पे लाइबिलिटी होती है ना सर, वो तो डिपार्टमेंट के तो उसी को मानता है ना सर। ये बात किसको आपकी मानते हैं सर? नहीं, आपकी बात सही है, परंतु डिपार्टमेंट के अंदर जिसकी टैक्स की लाइबिलिटी है उसी को मानता है ना। उसने जमा नहीं किया तो उसका फॉल्ट भी कई बार बाद में जो डिपॉजिट कर देता है तो वहां उसको बेनिफिट मिल जाता है उसके अंदर। सपोज कोई जब तक एक, वो डिपो जब नहीं तक वो नहीं, डिपॉजिट नहीं करता क्रेडिट ही नहीं मिलता। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु जब रिटर्न फाइल करेगा सर, सपोज वहां पर टीडीएस नहीं उसका है, वहां पर जमा नहीं है, तो बेनिफिट कैसे लेगा सर? उसमें इतना है कि अगर उसने जमा कर दिया तो जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करे तो उसका उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं आएगी वहां पर ना। अभी ये देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पुराने केसेज हैं जिसमें 2011-12 के हैं। वहां पर क्या हो रहा है कि टीडीएस जो है सर्टिफिकेट में 26 एस में नहीं आया, पर डिपार्टमेंट ने बहुत पुरानी डिमांड निकाल रखी है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? सैलरी केस का ले लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 26 एस में शो नहीं कर रहा और टीडीएस सर्टिफिकेट वहां पर है ऑलरेडी, डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली हुई है, वो उसका बेनिफिट नहीं दे रहे उसके अंदर। तो पुरानी तो फिर काफी किया क्या डिमांड जाना है, चाहिए अगर बहुत सारी पेंडिंग पड़ी है उसके अंदर। ऐसे केसेस बहुत हैं? स्पीकर साहब, क्या किया जाना चाहिए? सर उसके अंदर एक केस मैं आप लोगों को बता रहा था। एक केस है, रिट पिटीशन फाइल हुई थी, बड़ा पुराना केस है, मैंने इसको केस से भी काफी केस कराए हुए हैं। केस का नाम आप नोट कर दीजिए, ऑन मोशन वर्सेस सीआईटी। पार्डन पार्डन। ऑन मोशन, OWN, ओ डब्ल्यू, ऑन मोशन। ऑन मोशन वर्सेस सीआईटी।
रिट पिटिशन का नंबर है 2659/2012। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है सर। ठीक है, देखते हैं आज ही डाउनलोड करके। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसलिए मैं आपको इसको मैंने लिया था। इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर ये कह दिया कि नो डायरेक्ट डिमांड ऑफ टैक्स डिडक्टेड। अगर जो मेरा टैक्स कट गया है, क्योंकि सरकार ने जो लाइसेंस दिया है टैक्स काटने का, मैंने उसको टैक्स अपना जो इसलिए कटवाया कि ही हैज द वैलिड टीडीएस नंबर। अब वो कहता है कि वैसे तो एक सर्कुलर आया 2015 का, प्रोवाइड दैट एज पर द सेक्शन 199 ऑफ द एक्ट क्रेडिट ऑफ टीडीएस इज टू बी गिवन टू द पर्सन ओनली इफ इट इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। ये कहा गया था यही कि है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होगा जब ही मिलेगा। ये भी मिलेगा। पर एक रिट पिटीशन फाइल हुई दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें कोर्ट ने क्या कहा कि दैट द assessee shall not be called upon to pay the tax to the extent tax has been deducted from his income where the tax is deductible at source on the provision of chapter of the TDS. Thus, the act puts a bar on direct demand against the assessee in such cases, and the demand on account of tax credit mismatch cannot be enforced. ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके अंदर टीडीएस हमारा कट गया था। टीडीएस उसने हमारा काट के हमारे को पेमेंट करी थी टीडीएस की, पर वो उसने जमा नहीं कराया या जमा करा नहीं पाया या उसने रिटर्न फाइल करी, हमारी 26 ईयर्स में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा जी हमारा टीडीएस कटा हुआ है, ये हमारी वो है, तो ये इसको पढ़ना पड़ेगा कि किस हद तक इसके अंदर हमारे को क्रेडिट मिल सकता है। पर काफी केसों में इसका बेनिफिट मिला है। पर क्योंकि ये पुराना केस है, अब रूल दोबारा चेंज कर दिया इन्होंने, इसमें हमारे को देखना पड़ेगा। पर टीडीएस अगर जो हमारा कट गया है और वैलिड प्रूफ है हमारे पास टीडीएस कटने का, तो हमारे को पेमेंट हमारे को उसकी मिलनी चाहिए, क्योंकि इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द डायरेक्टर। सरकार दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जी, तो सरकार कह सकती है कि आप दो लोगों का झगड़ा है जी, मेरे को क्यों इस बीच में डाल रहे हो। जैसे हमारे सीफॉप के वाले केस में होता है या किसी केस में होता है, कहते हैं नहीं जी झगड़ा आपने लिया है, आपने खरीदा, मैं इसमें क्या करूंगा। पर क्योंकि हमने जो टीडीएस कटवाया है ही एज अ वैलिड टीडीएस सर्टिफिकेट, या तो ये कह सकते हैं कि वो लोग कि नहीं जी हमारे को बिल्कुल टीडीएस था, हमारे को उसका नंबर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहां तो डिस्प्यूट हो सकता है। पर अगर जो उसका टीडीएस कटा है, तो आप इसको इसका बेनिफिट दे सकते हैं ऑन मोशन नंबर 6 सीआईटी का जजमेंट का। इसमें अशोक जी ये भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट हमसे इन्वेंटरी बॉन्ड भी ले सकता है अगर चाहे तो। मतलब हम लोग कर देते, पुरानी बहुत जो डिमांडें आ रही हैं उसको हो क्या रहा है टेक्निकली, उसके अंदर अगले सालों में उसके सारा रिफंड एडजस्ट हो रहा है सर। दिक्कत तो ये आ रही है, वहाँ बेनिफिट नहीं मिला, उससे सारा रिफंड आगे एडजस्ट हो रहा है। अब तो मिल ही नहीं रहा, जब से सीपीसी आई है जब से कुछ नहीं हो रहा सर। सीपीसी वाले तो आएगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पीसी वाले सेंट्रल 28 प्रोसेसिंग पे यूनिट नाचते वाले हैं, सीपीसी में तो मिलता ही नहीं है ना सर। हाँ बिल्कुल। 26 एज पे ही नाचते हैं। वो तो हमारा सारी डिमांड को देख के एडजस्ट करते चले आ रहे हैं ना सर। सीपीसी वालों को कोई बेनिफिट नहीं है, ये तो बात का झगड़ा है। कभी वो डिमांड आएगी, फिर असेसिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, उसको बताएंगे देखो जी ऐसी पेमेंट है, ये पेमेंट है, वो माने ना माने, फिर वो अपील लिख लेगी, फिर वो जाएंगे। इतना आसान नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छा है कि क्वार्टरली है। क्वार्टरली हमारे को 26 डेज के अंदर, बल्कि जो ऐसा कुछ आपको लगता है कि इससे ज्यादा पेमेंट नहीं है, डीलिंग नहीं है, तो उसका हम पेमेंट जमा करा के उसको पेमेंट करें भैया हमारा चलान दो हमारा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे आपको बैलेंस की। बड़े केसों के अंदर जो बिल्डर है, जो उसमें काफी लोग ऐसे कराने लगे हैं कि भैया टीटीएस का चलान ले आइए, बाकी पेमेंट ले जाइए अपनी। तो वो भी सर एक करने वाली बात है। अब उसमें भी एक डिस्प्यूट रहता है शर्मा जी की, मान लो टीडीएस का चलान उसने जमा करा दिया, तो टीडीएस का चलान जमा कराने के बाद ये तो नहीं हो जाता ना कि हमारा पैसा जमा कराया, वो तो किसी का अकाउंट में भी एडजस्ट कर सकता है इसको। चलान तो यूटिलाइज कहीं भी किया जा सकता है ना जी। आज मैंने 5,000 रुपये का चलान उसने जमा करा दिया टीडीएस का, मेरे को दिखा दिया लो जी मैंने 5 लाख जमा करा दिए। जब रिटर्न भरने का टाइम आया तो उसने मेरे को उसको यूटिलाइज नहीं दिखाया, यूटिलाइज किसी और को दिखा दिया। अब ये फिर क्या आपकी करेंगे। अब आपकी जो बात निकली है वही केस सेम एनआरआई वाले में है। जब एनआरआई वाले केस को प्रॉपर्टी उसने सेल करी, तो जो हाँ एसएससी या रेजिडेंट है वो जब 10 नंबर लेगा, और 10 नंबर जी। लेकर वो टीडीएस जमा करेगा और उसकी रिटर्न हाँ फाइल करेगा आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने तो हाँ पॉइंट आ गया ना टेक्निकली। जी जी जी। तो वो कैसे मानेंगे वो चालान उसी का ही है। जब सरकार तो रिटर्न नहीं फाइल मानेगी होगा ना तब सर। तब मालूम पड़ेगा ये टीडीएस उसका है। तो ये ये तो चीज, सरकार है सर, सरकार की मानना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो चीजें। तो वो कैसे गवर्नमेंट। ट्रस्ट करे हम पे कि सब वो हमारा टीडीएस आपने जमा किया है। चलिए साहब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, किसी का कोई होता। हाँ बस एक छोटा सा वो 15 जी 15 H हो रहा है, सबको हाँ पता है कि 15 जी ले 15 लीजिए 15 जी उसके लिए फाइल करना है, 15 ले H सीनियर सिटीजन को फाइल करना है जी। ले लीजिएगा सर।
जी जी, 15G के लिए मैं बता रहा था कि 15G हम फॉर्म फाइल करते हैं डायरेक्शन के लिए, बैंक में फाइल करते हैं। वो 15G है, और 60 ईयर से जो अभाव है उनको 15H फाइल करना है। आपको टीडीएस नहीं कटवाना है, आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि आपकी इनकम नहीं है टैक्सेबल, तो आप उसको दे सकते हैं, आपका टीडीएस उसके अंदर नहीं कटेगा। चलो क्वेश्चन आंसर ले लें मेरे ख्याल से। हाँ अशोक जी। जी प्रधान जी। हाँ अशोक जी, मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर हम पैसा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही लगा रहे हैं, तो क्या हमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर कमर्शियल तो मिलता ही नहीं है ना जी। नहीं अगर मिलता। मेरे मेरे पास रेजिडेंस बैंक नहीं भी है तो भी नहीं मिलेगा? मेरे पास कोई, मैंने रेजिडेंस में नहीं लगाया, कोई कहता है एक रेजिडेंस की प्रॉपर्टी अगर आपके पास आप मतलब कमर्शियल की बात कर रहे हैं, कमर्शियल टू रेजिडेंस की बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल पूछ रहा हूँ, उसमें नहीं मिलेगा? कमर्शियल में नहीं है। कॉमर्शियल कमर्शियल बेच टू के रेजिडेंस रेजिडेंस, में है। अच्छा कमर्शियल टू कॉमर्शियल रेजिडेंस। बेच के, अगर कॉमर्शियल में बेच के रेजिडेंस में लेते हैं देन मिल जाएगा? वो तो हाँ जी। 54F में मिल जाएगा ना आपको, क्योंकि आप तो एसेट बेच रहे हैं ना, बेसिकली एसेट्स को करके करेंगे ना। जब जी आपने जी एसेट सेल करी है तो सेक्शन 54F में क्या होगा, वहाँ तो जी एसेट लेंगे ना। और उसमें कंडीशन ये है कि आपका ऑलरेडी 1 हाउस होना चाहिए, 2 हाउस अगर है तो नहीं मिल पाएगा आपको, जहाँ तक मेरा हाँ विचार जी हाँ जी करता हूँ। जी जहाँ तक जी मेरी जी अपनी ओपिनियन है। हाँ, जी। थैंक क्या यू। ख्याल है होगी आपका? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल रमेश जी, आपने बिल्कुल ठीक एसेट्स, बात वहाँ बताई तो है। हम एसेट्स को कर रहे हैं ना, एसेट बेचकर एसेट्स को वाला है ना। एंड होल ऑफ द अमाउंट, वहाँ पर कैपिटल गेन नहीं होगा सर, होल ऑफ द अमाउंट अगर 54F में ना। 54 में तो दोनों में कैपिटल फर्क गेन। है राणा साहब, अरविंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों में यही फर्क है। जब आप असेट्स बेचते हो, असेट्स के अंदर आपको होल ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट करना है, और अगर जो आप कैपिटल गेन में हाउसिंग जैसे सर ने बताया है, तो आपको जो डिफरेंस है वो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो असेट्स वाले में कोई भी असेट्स, इट इज नॉट दी कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट मे बी एनी असेट्स। एनी एसेट बढ़ेगा ना, एसेट्स बढ़ेगा ना। ऐसे ही शब्द है ना अरविंद जी, ऐसे पिछले ही है ना। बजट में कुछ अमेंडमेंट आया, नाउ इट इज मोर देन वन हाउस पे भी अलाउड है शायद, पिछले बजट में जी कुछ सर। आया है इस पे। सर वो वो जो रेजिडेंस में आया नहीं था। नहीं नहीं सर, सर जो नैब साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 हाउस में अगर हम रेंटल इनकम नहीं भी दिखा, मतलब नहीं दिखाते, एसओपी दिखा सकते हैं, वो 2 हाउस उसमें है। अगर पहले ये था कि एक हाउस है, दूसरा हाउस आप पे है, तो आपको डीम्ड इनकम दिखानी पड़ती थी, रेंटल इनकम। और तो जहाँ 2 हाउस हो गए हैं तो अच्छा, दूसरा पॉइंट जो हम नैब साहब कह रहे हैं वो 1 करोड़ का आया है, मतलब कि जिसमें कि आप 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं कैपिटल गेन के लिए। परंतु सर वो 54 में, 54F में नहीं है सर वो। हाँ, ये अंतर है दोनों में, अंतर यही है। दोनों में अंतर ये है सर, कैपिटल गेन बचाने के लिए प्रॉपर्टी बेच के आप दो हाउस बेच के, दो हाउस, एक हाउस बेच के दो हम्म। हाउस ले सकते हैं। इट इज ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, एक कंडीशन उसके अंदर ये भी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इसमें कर सकते हैं, उसकी लिमिट है शायद, कितनी बता रहे थे अरविंद जी आप, 1-2 करोड़ की कितने किया सर? 1-2 करोड़ हो गया ना, 1-1 करोड़ का वाला। हाँ हाँ, और तो ये है रिसेंटली हाउस प्रॉपर्टी की। एक अमेंडमेंट आ गया कि 10 करोड़ से ऊपर का कराएंगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा आपका, जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी डील हो रही है ना, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है। 10 सर करोड़ इसको इसीलिए किया गया वन टाइम इन लाइफ, कि आदमी एक बार ही घर बनाता है, और जो हर दूसरे साल बना रहा है इसका लोग बिजनेस कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक कह कमर्शियल रहे हैं सर। एक्टिविटी में आ जाएगा। यस यस। 10 करोड़ से ऊपर जो फिर आपका अदर्स पे ऐड हो जाएगा ना। चलिए सर, कोई क्वेश्चन ले लीजिएगा सर किसी का भी। अब मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अशोक कुमार साहब। बाद में हमारे दोस्तों आदरणीय एनके नैब साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कानपुर हैं, वो बोलेंगे, और फिर किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, मतलब उनके धन्यवाद से पहले किसी प्रकार ये का। बताइए शर्मा जी, जी एक आदमी ने, एक असेसी ने अपने मिसेज के नाम पर एक प्लॉट लिया, जगह ली, मतलब आजकल तो प्लॉट कहाँ जगह, तो पुरानी जगह लेते हैं, और अपना एक फ्लैट बेच करके उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। तो उस फ्लैट में कैपिटल गेन में लगेगा या नहीं लगेगा? निश्चित। एक फ्लैट अपना बेच करके मिसेज ने जो प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में वो पैसा लगा दिया, और सर वो पहली बात तो तो है, मिसिज में अलाउड नहीं है ना सर, स्पाउस में भी अलाउड नहीं कर रखा है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट का लेकिन वो जजमेंट है। ये नहीं लिखा हुआ कि किस सेक्शन को कवर कर रहा है, सेक्शन 54 F को कर रहा है या किसी और को कर रहा आदरणीय शर्मा साहब, इसमें मेरा है। ठीक है। ये यू है कि जहाँ पर क्लियर कट हमसे कोई एडवाइस लेना आता है तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, क्योंकि जो केस लॉ के अकॉर्डिंग आता है, जैसे आपका क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाइफ सेपरेट इनकम टैक्स एसेसी है या सिंपली हाउस वाइफ है, क्योंकि सेक्शन 64 कहाँ अटैक करता है, पर ये भी तो है ना सर, मतलब उसकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो। वाइफ के नाम से,
जो प्रॉपर्टी लिया, जो पैसा लिया, वो बैंक से फाइनेंस कराया टोटल 100%, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट के लिए अपना फ्लैट बेच के को पैसा लगा दिया उसमें। अब उसके लिए क्या करें, क्लाइंट है, अब वो आए, ये लोग तो आते ही जब सब काम कर लेते हैं, साहब अब इसको निपटाओ, क्या करें। देखिए साहब, करके आए प्रोविजन अलग है, करने से पहले हमने कुछ है, जजमेंट देखा हाई कोर्ट का, हम्म, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन वो उसमें सेक्शन 54F में जहाँ रिटर्न भरते हैं, वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता, अभी तक हम रिटर्न नहीं भर पाए। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है सेम लाइन के ऊपर, दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउड नहीं दोनों सेपरेट एसएससी हैं, दोनों के इंडिविजुअल अपनी अपनी आइडेंटिटी है, वो कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। वो अब दोनों का बाद में ए जाके हाउस है। कोर्ट वोर्ट में, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का आ गया डिसीजन, हाई कोर्ट में कोई हो जाए, ट्रिब्यूनल में हो जाए, दैट इज, लेकिन आप रिटर्न भरते समय आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, और कोई असेसिंग ऑफिसर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट इज प्योरली, ये कह लीजिए उनको लोन है वाइफ को, या प्योरली कह लीजिए गिफ्ट टू वाइफ है, और कुछ नहीं सर। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अब है, ये मैं है कि जजमेंट। वाइफ उनको गिफ्ट कर दे अपना प्लॉट लेके, और गिफ्ट कर दे, आजकल तो चल रहा है कि 1% पे हो वो जाता है, गिफ्ट करके वो फिर मैं अपना दिल्ली हाई अपने कोर्ट का नाम से जजमेंट लेके बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन करा ले सर। जजमेंट बताता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का। मैं तो कह रहा हूँ जजमेंट में तो हो सकता है, हाई कोर्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट कर दे, वो तो पार्लियामेंट को भी, मतलब दे कैन डू एनीथिंग, उनकी बात नहीं कह रहा सर। अब ऐसा है, और आदरणीय क्लाइंट न्यायाधीश, को जैसे आप बता रहे हैं गिफ्ट कर दें, गिफ्ट करने के बाद उससे होने वाली इनकम तो उसमें ऐड हो जाएगी सर, अगर कर भी दिया है रहने के तो। लिए, मियाँ बीबी को रहने के, दोनों को रहने के लिए एक शेल्टर सर तो कम से ऐसा कम है ना चाहिए। कि अब एक बाद में शेल्टर जब को इनकम होगी रिकंस्ट्रक्ट किसमें करने के लिए ऐड हुई मात्र किसमें नहीं, अभी उसको 70 64 का लेना है, वाइफ उसको 70 प्लॉट गिफ्ट कर दे, प्लॉट हस्बैंड के नाम हो गया, उसका वो कंस्ट्रक्शन कराता रहे, कंस्ट्रक्शन का जो पीरियड है 2 साल का है, कितने है, तो करा ले, उसमें उसमें किसने मना किया। तो ऐसा वो है कब जब कि उसके नाम से हो जाएगी प्रॉपर्टी, वंस इट इज गिवन टू हिम, इट विल बी इन, मतलब अब ये तो एडवोकेट्स की बात है, मैं नहीं बताता आदमी हूँ, सर, मैं लेकिन हमारा हमारी सुरेंद्र शर्मा ये साहब, ये बात सही है कि जब वो सब लोग करा लेते, काम खत्म कर लेते, तब आते हैं जब मेरे जब पास, आते हैं, अब अब ये हो एक्चुअली गया, आप बताइए क्या करना है। वो क्लाइंट ही नहीं, मेरा गांव का नेबर भी है। अब वो बोला मैंने 70 गज की जगह ली थी लक्ष्मी नगर में, तो करोड़ों रुपए का है 70 गज, और वो करोड़ों रुपए न होने से सारा पैसा बैंक ने फाइनेंस कर दिया, परचेज कर ली प्रॉपर्टी, क्योंकि आउटराइट से तो परचेज कर रहा है, बैंक ने 100% फाइनेंस कर दिया, चलिए, ये ले लिया। व्यक्तिगत रूप से अब उसको शर्मा जी, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तोड़ करके पूरा फैमिली के लायक बनाना है, तो उसने अपना एक फ्लैट बेच दिया और उसको रिकंस्ट्रक्ट में लगा दिया। चलिए अब शर्मा जी बोले से अलग से कैपिटल पूछ गेन। लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर। मैंने जजमेंट ढूंढा, हाई कोर्ट का जजमेंट है, और सेम पॉइंट पे, अगर वो एक रहने के लिए मियाँ बीवी एक वो मकान बना। शेयर्ड शेयर्ड हाउस के ऊपर जजमेंट है, शेयर्ड हाउस का जजमेंट है, मैं आपको बताऊंगा उसको देख के कि कहाँ तक उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे बनती है नहीं बनती है। देखिए बताइए, क्योंकि शेयर्ड हाउस जो आप कॉन्सेप्ट शेयर्ड बता रहे हाउस हैं का ना, है, शेयर्ड हाउस का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था, जैसा आप बात कर रहे हैं, शेयर्ड हाउस का एक जजमेंट, शेयर हाउस कॉन्सेप्ट होता है मियाँ बीवी के बीच में, जैसा आप कह रहे हो कि दोनों को एक छत की आवश्यकता है रहने के लिए। पर सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दैट ओनली हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट दिस, एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। मैं इनके कैसे सभी भरे बिल्कुल सहमत हूँ। रिटर्न, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर से रिटर्न जाती हैं ऑनलाइन, सर वो मैनुअल नहीं में करेगा, जाती नहीं, सर ने बिल्कुल ठीक बताया, नहीं करेगा सर। बहुत प्रॉब्लम है। वहां रुके हुए दिसंबर का महीना आ गया। जी अरविंद शर्मा जी, जी सर। सर सर एक सेपरेट सेशन करवाइए ये कैपिटल गेन पर। ये आप एक्चुअली ये करा जो देंगे, हाँ। नहीं, ये जो टॉपिक था हमारा टीडीएस टीसीएस पे था ना, हाँ, अब बिल्कुल सही कैपिटल कह रहे गेन हैं, पे स्पेशल प्रोविजन कराई, तब बिल्कुल ठीक है, डिस्कस करेंगे ये बारे में। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही, बहस खत्म जितनी भी नहीं साहब होगी बिल्कुल सही ऐसे। कह रहे हैं। हम लोग फिर अलग अलग सेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। शर्मा साहब, अगला जो आप कैपिटल गेन पे ले लीजिएगा, ठीक है, तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए साहब। मैं उसके सबका बाद एक ट्रस्ट सोसाइटी पे ले कब लीजिएगा। लेंगे, कब लेंगे? बहुत जल्दी लेंगे, दिसंबर बहुत जल्दी, जाने के बाद लेंगे, पहले लेंगे, ये बता जल्दी लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, दीजिए। बहुत जल्दी लेंगे। तो सर कंक्लूड क्योंकि करें, शर्मा जी कंक्लूड करेंगे इसको, किया मेरे को जाए, लगता है। चलिए, और किसी को अशोक सर नहीं तो फिर बाद नमस्कार। में हमारे आदरणीय एनके नमस्कार। साहब। पंचाल धन्यवाद। मेरा साहब एक नमस्कार। क्वेश्चन है, थैंक यू। डॉक्टर को जो स्टाइपेंड मिलता है, ये क्या कोई उसमें क्या टीडीएस बताइए? काटना चाहिए? हाँ, कुछ पंचाल क्या यानी साहब, बताए? हाँ एमबीबीएस करने के बाद, हाँ। और वो एमडी के लिए एमडी करता है, आपकी तो आवाज नहीं, हॉस्पिटल थोड़ी से। पीछे है जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं है, थोड़ी पीछे करके बोलिए। हाँ जी, बताइए जी साहब। सर आफ्टर कंप्लीट ऑफ एमबीबीएस, तो एमडी के लिए तैयारी करते हैं, तो हॉस्पिटल में उसको स्टाइपेंड मिलता है डॉक्टर्स को। हाँ हाँ, बोलो बोलो।
हाँ तो सर क्या उस पे टीडीएस काटना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल काटना 10-16 में तो एग्जाम्प्ट है। है। स्टाइपेंड तो देखो, स्टाइपेंड का क्या है, स्टाइपेंड का अप्रेंटिस एक्ट है, उसके अंदर एग्जाम होता है वहां पे जाके, और वो सैलरी तो है नहीं, इट इज नॉट ए सैलरी। पर उस पे तो सर हॉस्पिटल तो टीडीएस काटता है उस पे, जबकि सर टीडीएस टेन मैं बता सिक्सटीन रहा में हूँ है तो वो ना, जो एग्जाम्प्ट जो है। इसका एक एक्ट है बकायदा, जो जो उस एक्ट के अंदर अप्रेंटिस का लिखा हुआ है, वो सारे एग्जाम है, इसके अलावा सब टैक्सेबल है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि जब हॉस्पिटल से सैलरी आती है तो वो टीडीएस काटते हैं, हम्म। पर वो 10-16 में तो एग्जाम्प्ट है, जब एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस क्यों काटा जाता है उस पे? सर देखो ऐसा है ना, सरकार टीडीएस का तो अब ऐसा सिस्टम कर दिया सरकार ने, टीडीएस का तो डंडा क्या है कि जो आपको एक्सपेंसिव अलाउड नहीं होगा, वो तो कहते हैं कि आपका एक्सपेंसिव अलाउड नहीं होगा, टीडीएस काटो जी आप। वो तो अपने सेफ गार्ड के लिए टीडीएस काट लेते हैं। 99% बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे मैंने आपको लैंड एक्विजिशन तो बताया था अभी, लैंड एक्विजिशन 100% अरविंद शर्मा जी ने बताया, एनके सर ने बताया है कि लैंड एक्विजिशन एग्जाम्प्ट है, हम्म। स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट है, फिर भी सबका टीडीएस काट लिया अथॉरिटी। क्योंकि ये तो सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उन्होंने कह दिया कि खर्चा आपको अलाउड नहीं करेंगे, अगर जो आपने टीडीएस नहीं काटा, बाद में पता लगा कि आपका टीडीएस बनता था आपने नहीं काटा, उसको तो सारा एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। सर हम एज पर फॉर्म 16 देखते हैं तो वो सैलरी है, अगर हम एसएससी से बात करते हैं तो वो स्टाइफंड बताते हैं, तो हम किस में कवर करें उसे, सैलरी में कवर करें ये स्टाइफंड में? वैसे इस वजह से समझ लो, जो स्टाइपेंड ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल 194 जे में उसका एज ए टीचर्स कटना चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर बेसिस हो गया ना सर, वो तो सैलरी रेगुलर नहीं होगा ना सर उसका। पर वो तो स्टाइपेंड सर स्लेब वाइज टीडीएस काट रहे हैं ना उस पे, अगर हम्म। वो एज ए प्रोफेशनल काटते हैं तो फिर जितना पेमेंट हो रहा है उस पर 10% काटते हैं, बट वो तो स्लेब से के उससे टीडीएस काट रहे हैं ना, नहीं, कितने परसेंट तो काट फिर रहे वो हैं, तो कितना? सैलरी भी एज वो सैलरी दे प्रोफेसर आर कैसे गेटिंग। 194 जी में तो कवर ही नहीं नहीं होगा नहीं, सर वो वो। आपको फॉर्म 16 दे रहे हैं, 16 ये दे रहे हैं बाद में। तो ये शायद सैलरी का 16 होता है ना सर? 16 मिलेगा, 16 ये मिलेगा उसको, बाद में क्या देंगे वो? सर एक्चुअली में मेरे ये तो मैंने देखा नहीं, नहीं, मेरा माइंड बाकी वो सैलरी सैलरी है, नहीं, इतना मुझे कंफर्म था करने उसमें। के बाद वो सर आपको वो 16 ही देते हैं, हम्म सर फॉर्म 16 ही देते हैं वो। 16 ये देंगे तो बस अदर सोर्स ऑफ इनकम उसमें ऑप्शनल में जाएगा ना सर, सिंपली। क्योंकि मेरी बिटिया का भी कटा था तो 16 फॉर्म दिया था उन्होंने उसमें। बस बस कोई 16 है जो, तो फिर तो वो प्रोफेशनल में जाएगा ना सर, 16 ये दे रहे हैं अगर वो। पर सर अगर हम 26 एएस में देखते हैं तो वो वहां तो सर इसका एक्ट है, टेक्निकली 194 जे है टेक्निकली ही नहीं, तो सर फिर प्रोफेशनल में कैसे कवर करेंगे उसे? सर नहीं टेक्निकल मैं आपको बताया था, उसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको इसके लिए अप्रेंटिस एक्ट आता है, वो उसके प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो जो उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है वो आपकी सैलरी में कवर है, सैलरी की अलग अपनी डेफिनेशन होती है, वो सैलरी में कवर नहीं है। पर जैसे डीम्ड इनकम होती है हमारे इनकम टैक्स में, ऐसे डीम्ड सैलरी में कवर हो जाती है कुछ चीजें इसके अंदर, तो इसलिए 192 में वो दे देते हैं आपको सर। वैसे शर्मा जी की बात ये है कि अगर जो में जो बिल्कुल इसको एक्ट के हिसाब से देखा जाए, जो तो सैलरी उनको जो है, डेफिनेशन इन प्रॉफिट लीव ऑफ करके भी तो है सर, वो सेक्शन 17 में। जी 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 17 में इन प्रॉफिट ऑफ लीव ऑफ करके सैलरी में कवर हो जाएगा सर, आगे जो आप बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जी, तो ये आता है तो कि उसमें इसके वो आपको कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं बाद में, वो 192 में काट रहे हैं, 194 जे में काट रहे हैं? सर 194 192 में कर रहे हैं, 194 जे में नहीं। चलो अलग से आप बात करते हैं, चलिए आदरणीय नाम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक शर्मा साहब। इनफैक्ट क्या है, इनकम टैक्स का एक्ट ही अपने आप में इतना टिकलिश है कि इस पर कोई भी स्पीकर बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ऑनेस्टली मतलब हम लोग तो पूरी लाइफ इसी डिपार्टमेंट में गुजारा थे, उसके बावजूद भी वी आर ऑलवेज कंफ्यूज कि होना चाहिए नहीं, लेकिन हम लोग भी थोड़ा प्रो डिपार्टमेंट चलते हैं, एडवोकेट्स प्रो एसएससी चलते हैं, तो बीच का रास्ता ये सब चीजें चलती हैं सर। बट मतलब ब्रेवो आपका कि आपने एक टॉपिक लिया और टीडीएस और टीसीएस के ऊपर, एंड यू स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ द इनकम टैक्स, आपने फ्रॉम असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर से शुरू किया। और अगर सच पूछा जाए तो अगर बेसिक्स ही समझाने जाए तो बेसिक्स बेसिक्स में ही पूरा सेशन निकल जाता, और टीडीएस टीसीएस में आते नहीं, बट उन्होंने बड़ी अच्छे से इमीडिएट, क्योंकि मेन टीडीएस और टीसीएस था उसके पे आ गए। शर्मा साहब was very clear in his thoughts, और कुछ केस लॉस के साथ भी थे, बट आज अच्छा लगा कि उन्होंने थोड़ा इंटरेक्टिव भी हम लोग हुए, और जहां उनको थोड़ा सा लगता था सपोर्ट चाहिए, वो अरविंद शर्मा साहब को आवाज देते कि अरविंद शर्मा साहब ठीक है, तो उधर से भी आ ये हमारे जाता था। सीनियर है सर, ये सीनियर हमसे सीखा है हमने इनसे, ये सीनियर है हमारे सर। सर but I'm telling you how the session was going on, it was really very interesting। अब बीच बीच में सुरेश शर्मा साहब ने भी अपनी थोड़ी सी फुलझड़ियां छोड़ी, तो वो भी
अच्छा लगा। तो ये होना चाहिए सर, ताकि बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। और टीडीएस के ऊपर वाकई बहुत अच्छी जानकारी। मुझे लगता है कि टीसीएस थोड़ा सा छूट गया। अब जैसे अशोक कुमार सेखरी साहब ने कहा है कि कैपिटल गेन्स पे रखे, तो मेरी इच्छा है कि कैपिटल गेन्स पे भी एक सेशन रखा जाए। और एक सेशन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं एक्ट में, वो है ट्रस्ट और सोसाइटीज के ऊपर भी है। तो उसमें ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन और टीजी और वो सब तमाम चीजें। तो ये 2 सेशंस आपको करने हैं, और जब कैपिटल गेन का रखेंगे उसमें टीसीएस का भी स्टार्टिंग से कर लेंगे। और थोड़े से सर सैलरी के ऊपर भी, जैसे आज स्टाइपेंड वाला थोड़ा कंफ्यूजन था, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करिएगा। हम आपसे ये आपके ऊपर एक बोझा डाल रहे हैं आगे के 2 सेशन के लिए, क्योंकि अब टाइम बारिंग थोड़ा मार्च में जाके है। आप दिसंबर जनवरी में कहीं कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा सर, कि मार्च से पहले पहले लोगों के कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आपने आज आए, आपने अपनी बातें रखी, हम लोग के कई कंफ्यूजन दूर किए। वी हैड ए वेरी गुड डिस्कशन। और आप पहले भी आ चुके हैं, तो मैं देखते ही समझ के आ गया था सर। और इसी तरीके से आते रहिए हम लोग के प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग के कंफ्यूजन को क्लियर करते रहिए। और आज आपके आने से देखिए काफी कुछ पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी जूम में, काफी लोग थे, मोर देन 25 एट ए टाइम। इट वाज वेरी नाइस। लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपसे समझना चाहते हैं। तो आपके आज के सेशन के लिए आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कीप कंटिन्यूइंग, और इसी तरीके हम लोग प्लेटफॉर्म को आबाद करते रहिए। Sir, thank you very much for your kind words, and thanks from the core of my heart for providing an opportunity to share my views on a subject. As you say, nobody is master. इनकम टैक्स का तो एक्ट ऐसा है कि इसके अंदर जितना बोला जाए, जितना पढ़ा जाए, उतनी नई नई चीजें निकल के अंदर आते हैं। एवरीबडी एवरी ईयर इट इज चेंजिंग। हर साल इसमें चाहिए, यही एक एक्ट है जो टैक्सेशन लॉस के, जो हर साल चेंज होते हैं, और कई बार तो साल में 2-2 3-3 बार चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इसलिए वाकई में इसके ऊपर मास्टरी करना बड़ा मुश्किल है, कोई ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। जी तो बट यू स्टिल डेयर टू कम, और आपने सर बड़ा अच्छा बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा आने वाले टाइम में हम लोग अपने को अपग्रेड नहीं करते तो डिग्रेड हो जाएंगे। हमेशा अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ना। और वैसे जिस भी किताब को दोबारा किसी सेक्शन को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो नई तरह का अपना व्यू देती है हमेशा। तो जैसे आगे आज हर बार इसका इंटरप्रिटेशन अलग आ जाता है। ठीक है राणा साहब, धन्यवाद आपका भी। अशोक जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा है। हकीकत में 2 ही ऐसी चीजें हैं, हकीकत में 2 ही ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। हकीकत में 2 ही ऐसी चीजें जो हमें ज्यादा समझदार बनाती है। पहली है किताबें, और दूसरी है हमारे संपर्क में आने वाले लोग। पहली है किताबें और दूसरी हमारे संपर्क में आने वाले लोग। जैसे हम जूम की मीटिंग में एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, यही हमको जो है समझदार बनाते हैं। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।